इस कहानी में गेम रियलिटी के साथ मिक्स हो जाता है। सबके पास अलग अलग तरह की पावर्स आने लगती है, जैसे एलिमेंट्स मैनिफेस्टेशन, समनिंग, आर्चरी, स्वॉर्डमैनशिप। पर अपने एमसी को पावर मिलती है एक पोर्टल बनाने की, एक ऐसा पोर्टल जो दूसरी दुनिया में जाके खुलता है। और हमारे एमसी ने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि ये गेम रियलिटी में मिक्स होने वाला है। तो हमारे एमसी ने दूसरी दुनिया के अंदर एक सेफ हाउस बनाया, पूरा का पूरा बंकर, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सिस्टम, वाटर कैनाल, सब कुछ खुद से डिजाइन किया। पर बस इतना ही नहीं, फिर पता चलता है वो दूसरी दुनिया सिर्फ बंकर बनाने के लिए नहीं बल्कि बीस्ट को पालतू बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि उस दुनिया के बीस्ट काफी ज्यादा क्यूट है, काफी ज्यादा ही क्यूट, जो एमसी के बंकर से टेस्टी खाना चोरी करने के बाद अपना खाना बदले में दे जाते हैं। तो चलो फिर अब सीधा कहानी को शुरू करते हैं। फाइनल मिनट स्लोली टिक हो रहा था। नेशन वाइड ब्रॉडकास्ट से पहले एक सूट पहने हुए आदमी ने अपनी वॉच देखी। अब टाइम आ चुका था। वो नेशन को एड्रेस करने के लिए रेडी था, पावर के रिटर्न का अनाउंसमेंट करने वाला था। उसके हाथ टाइटली क्लैस्प थे, जो उस प्रेशर को क्लियरली दिखा रहे थे जिसमें वो था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदावा था, जो यहाँ इमरजेंसी डिक्लेरेशन इशू करने आया था। पूरे देश में फैमिलीज अपनी स्क्रीन्स के सामने गैदर हो चुकी थी। सब वेट कर रहे थे। स्ट्रीट्स में मैसेज स्प्रेड हो रहा था। लोगों को ब्रॉडकास्ट देखने के लिए कहा जा रहा था। बड़े बड़े पब्लिक डिस्प्ले पर मोदावा ने 4 दिन की साइलेंस के लिए अपॉलॉजी दी। उसने बताया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़े, लेकिन पोडियम को पकड़ने के तरीके से ही समझ आ रहा था कि उस डिसीजन का बोझ कितना भारी था। उसकी कंपोजर धीरे धीरे क्रैक हो रही थी। एक एड ने उसके टाइमिंग पर सवाल उठाया, लेकिन मोदावा ने उस बात को इग्नोर कर दिया। उसने एक सिगरेट जलाई। उसके हाथ हल्की सी कंपन के साथ कांप रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए वो ग्रिम न्यूज सुनाने के लिए तैयार हुआ। उसने एक्सप्लेन किया कि ये डिसीजन एक ऑर्डरली एंड के लिए लिया गया है। उसने कहा कि गेम का जो सिनारियो था वो असल में सच हो चुका है। एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम मॉम्बी है, और बिल्कुल गेम की तरह उसे रोकने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। मॉम्बी ईस्ट चाइना सी में क्रैश कर चुका था। उस इम्पैक्ट ने पूरे रीजन में कैटास्ट्रॉफिक डैमेज किया, लेकिन डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा खतरनाक थे वो स्पोर्स जो उसने रिलीज किए, और वो आज एक पीएम पर मेन लैंड तक पहुंचने वाले थे। उसने नेशन को बताया कि ये आउटकम अनअवॉइडेबल था। गेम की लॉजिक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने शेल्टर्स प्रिपेयर कर लिए हैं जो 1 साल तक ओपन नहीं होंगे। इनिशियल मॉन्स्टर्स की इंफॉर्मेशन एयर ड्रॉप की जाएगी ताकि और डिजास्टर्स ना हो। सारी डेंजरस फैसिलिटीज को शट डाउन कर दिया जाएगा। एक फाइनल डीप बो के साथ उसने नेशन को फेयरवेल कहा। उसने एक एनोनिमस इन्फॉर्मेंट को लास्ट टाइम थैंक यू बोला, और वहीं वो इन्फॉर्मेंट बस टीवी बंद कर देता है। वो खड़ा होता है, फुली गियर्ड अप, सर्वाइव करने के लिए रेडी। एपोकलिप्स को पहले से बताने वाले इस गेम का लास्ट प्लेयर होने के नाते हम सेवरल मंथ्स पीछे फ्लैशबैक में चले जाते हैं, उस गेम तक जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक प्लेयर पुराकेत्सु अपनी लूजिंग स्ट्रीक को लेकर टेंशन में था, जबकि उसका पार्टनर उजुई में फाइट के लिए बिल्कुल रेडी था। एक थर्ड प्लेयर सर्वाइवर नंबर 1 उनकी रेकलेस टैक्टिक्स का मजाक उड़ा रहा था, और फोर्थ प्लेयर नोरिमाकी भी एक स्मग ग्रीन के साथ कमेंट करता है। दोनों के बीच बिकरिंग होती है, लेकिन सर्वाइवर नंबर 1 उन्हें एक चैलेंज ऑफर करता है। ये चैलेंज उसाहिमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यही था गेम सर्वाइवल लाइफ का वर्ल्ड। एक जोरदार रोर के साथ दोनों हॉट हेड्स फाइट में कूद पड़ते हैं। एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक गेम जो अब रियलिटी बनने वाला था। एक वीआर वर्ल्ड जहां प्लेयर्स अनडेड के होर्ड्स के साथ क्लैश करते थे। ये गेम अपनी ब्रूटल और अनफॉरगिविंग डिफिकल्टी के लिए फेमस था। इसी चैलेंज की वजह से सबसे डेडिकेटेड गेमर्स इस गेम की तरफ अट्रैक्ट होते थे। लेकिन वेटरन्स के लिए भी कुछ बॉसेस बिल्कुल अनफेयर थे। जब पुराकेत्सु और उसाहिमे सर्टन डूम का सामना कर रहे होते हैं, सर्वाइवर नंबर 1 उन्हें याद दिलाता है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ एक एक्सप्लोजन बीस्ट को एंगोल्फ कर लेता है। अब नोरिमाकी को फाइनल ब्लो देने के लिए बुलाया जाता है। वो अपना बो निकालता है, विक्ट्री पर कॉन्फिडेंट, और एक ऐसा शॉट फायर करता है जो गेम में नया रिकॉर्ड सेट करने वाला होता है। एक ऐसा शॉट जो फेल्ड गेम्स के हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी स्किल के बाद भी प्लेयर्स बस बोर हो चुके थे। एक और पॉइंटलेस मैच के बाद इधर उधर पड़े हुए वो सोचते हैं कि क्या सर्वर्स ज्यादा दिन तक चल भी पाएंगे या नहीं। पुराकेत्सु, जो हमेशा फैशन आइकन बना रहता है, बस मोनोटनी तोड़ना चाहता है, लेकिन वो यहीं स्टक है, ये मानते हुए कि वो और कोई गेम खेल ही नहीं सकता। तभी नोरिमाकी की डिस्प्ले पर कुछ अलग दिखता है। एक ऑल सर्वर चैट मैसेज, ऐसी चीज जो उन्होंने बहुत टाइम से नहीं देखी थी। चारों एक पॉसिबल 5th प्लेयर के आइडिया से ही पागल हो जाते हैं। वो न्यूबी को वेलकम करते हैं, जो ट्यूटोरियल के बाद चैट करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो प्लेयर ट्यूटोरियल से ही हार कर क्विट कर देता है। पुरिकेत्सु अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, समझ जाता है कि गेम का एंड करीब है। बाकी लोग बस गेम के टेरिबल बैलेंसिंग की शिकायत कर पाते हैं। एक और पॉइंटलेस दिन के खत्म होने के साथ नोरामाकी डिसाइड करता है कि अब बस आज के लिए
लिए काफी है। पुरिकेत्सु सर्वाइवर नंबर 1 को चीयरफुली गुड बाय के लिए हाथ हिलाता है। वो पूछता है क्या वो कल वापस आएंगे, लेकिन जो अनसर्टन जवाब मिलता है वो हवा में ही भारी सा बनकर रह जाता है। ये एक फाइनलिटी का फीलिंग था जो उसाहिमे और पुरिकेत्सु दोनों शेयर कर रहे थे, और एक लास्ट गुड बाय के साथ दोनों लॉग आउट कर जाते हैं रियल वर्ल्ड में वापस लौटकर। सर्वाइवर नंबर 1 को अंदर ही अंदर पता था कि उनका जर्नी खत्म हो चुका है, चाहे वो इसे खुद से एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। इसलिए वो अकेला ही गेम खेलता रहा, अपनी लोनली फाइट स्ट्रीम करता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वो वापस आ जाए। कई महीने बीत गए और गेम के डेवलपर्स ने उसे रिवाइव करने की कोशिश की। उन्होंने डिफिकल्टी कम की, नए एनहेंस्ड मॉन्स्टर्स भी ऐड किए, लेकिन सब कुछ बहुत लेट हो चुका था। उसके दोस्त कभी वापस नहीं आए। आखिर में सर्वाइवल लाइफ एक ऐसा गेम बनकर रह गया जिसमें सिर्फ एक ही प्लेयर था। अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर सर्वाइवर नंबर 1 ने हमेशा के लिए क्विट करने का डिसीजन ले लिया, और बिल्कुल उसी वक्त गेम ने अनाउंस कर दिया कि सर्वर्स एक हफ्ते में शट डाउन होने वाले हैं। वो फाइनल बॉस को देखता है, एक ऐसी चैलेंज जिसे वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ फेस करना चाहता था, लेकिन भारी दिल के साथ वो अपनी स्ट्रीम बंद करता है और हेडसेट उतार देता है। वो अपने सारे स्ट्रीमिंग अकाउंट्स डिलीट कर देता है, 5000 से ज्यादा आवर्स का गेम प्ले मिटा देता है, लेकिन वो उन हार्ड ड्राइव्स को फेंक नहीं पाता जो उन मेमोरीज से भरी हुई थी। नोरिमाकी या फिर असल में टाइगा त्सुकियामा डिसाइड करता है कि अब वो रियलिटी को ही अपनी पूरी अटेंशन देगा। उसका यूजर नेम नोरिमाकी एक सिंपल चॉइस था, कोरियन फूड से इंस्पायर्ड, जो वो रोज सर्व करता था। उसकी छोटी सी शॉप सिंपल थी, लेकिन बिजनेस स्टेबल चल रहा था। ये उसी घर में थी जो उसके पेरेंट्स उसे बहुत पहले छोड़कर गए थे। वो एक ऑर्डर निकालता है, चेहरे पर फ्रेंडली स्माइल के साथ। कस्टमर एक रेगुलर होती है, होशी नाम की एक औरत, जो पास के सैलून में काम करती है और क्लियरली उसके फूड की फैन है। लेकिन आज वो सिर्फ खाना खाने नहीं आई थी, वो उसे अपने फोन पर कुछ दिखाती है। ये एक नया इंटरनेट क्रेज था। लोग कह रहे थे कि अगर तुम जोर से शाउट करो तो एक स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है। होशी थोड़ी शर्माते हुए मानती है कि उसने खुद ट्राई किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। टाइगा हंस देता है और इसे एक सिली ऑनलाइन रूमर कहकर इग्नोर कर देता है। लेकिन उस रात अपने रूम में अकेला होने पर क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है। वो एक ड्रामेटिक पोज लेता है, लेकिन पूरी खामोशी मिलती है। वो खुद से कहता है कि ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं। तभी अचानक रूम ब्लू लाइट से भर जाता है। वो शॉक में देखता रह जाता है जब एक होलोग्राफिक पैनल उसकी आंखों के सामने अपीयर होता है। उसमें उसके स्टैट्स दिख रहे होते हैं और एक अजीब सी फैमिलियरिटी का फीलिंग उसे घेर लेता है। फिर उसे समझ आ जाता है ये बिल्कुल वही इंटरफेस था जो सर्वाइवल लाइफ में होता था। उसे गेम याद आता है जिसे वो सुबुबारा कहकर बुलाता था। उस गेम में ट्रेड्स नहीं थे, लेकिन इसमें थे एक पर्सनल डायमेंशनल गेट जो सिर्फ उसके लिए एक्सेसिबल था। अपनी स्केप्टिसिज्म के बावजूद वो कमांड बोल देता है। तुरंत ही फ्लोर से ब्लू एनर्जी का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स निकलता है। वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते हुए एक ग्लोइंग पोर्टल बन जाता है, बिल्कुल गेम के लैबिरिंथ के एंट्रेंस जैसा। ये रियलाइजेशन उसे किसी फिजिकल ब्लो की तरह लगती है। वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी आंखों के सामने जो इम्पॉसिबल रियलिटी है उसे डिनाई कर सके। अगर ये सब रियल है तो फिर गेम का मेन प्लॉट पॉइंट भी रियल होना चाहिए। वो माम्बी के बारे में सर्च करता है और नासा का एक चिलिंग न्यूज आर्टिकल मिलता है। धीरे धीरे सारे पीसेस फिट होने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी इस टेरिफाइंग कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो आर्टिकल को घूरता रहता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है, अगर ये सब गेम से कनेक्टेड है तो फिर उसे इस पोर्टल को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। वो हाथ बढ़ाता है, आंसर्स ढूंढने के लिए रेडी होता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर खुद को रोक लेता है। अंदर बिना सोचे समझे कूदना बहुत रेकलेस होता है, इसलिए वो अपना अप्रोच बदलता है और पास में रखा सबसे नजदीकी वेपन उठाता है, एक सूप लैडल। सच में हमारे टाइम का हीरो। वो उसे वापस बाहर खींचता है और वो किसी नॉर्मल मिट्टी से कवर्ड होता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये डंजन नहीं बल्कि अर्थ पर किसी और लोकेशन का पोर्टल है। बैकपैक पहने हुए वो सोचता है कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। आखिरकार वो लीप लेता है और जो वो देखता है उसे शॉक हो जाता है। एक लश और वाइब्रेंट वर्ल्ड जो उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग। वो नोटिस करता है कि यहाँ की हवा ज्यादा ठंडी है और वाइल्ड लाइफ बिल्कुल यूनिक लग रही है। उसका फोन चेक करता है, लेकिन कहीं भी सिग्नल नहीं होता। एक ट्रू सर्वाइवलिस्ट की तरह सोचते हुए वो मार्कर निकालता है। वो अपना पाथ मार्क करेगा ताकि इस अजीब नई लैंड में खो न जाए। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है फॉरेस्ट का शेयर स्केल सामने आने लगता है। एंडलेस ट्रीज उसकी रिजॉल्व को टेस्ट कर रहे होते हैं। वो दिल से चाहता है कि कुछ भी सामने आ जाए, और जैसे फॉरेस्ट ने उसकी बात सुन ली हो। एक अचानक फ्लैश ऑफ लाइट टाइगर को पीछे की तरफ उड़ा देता है। उसके सामने एक मैजेस्टिक कैनियन डियर खड़ा होता है, एक ऐसा क्रीचर जो उसने पहले कभी नहीं देखा। वो एनिमल उसे अजीब सी काम के साथ घूरता रहता है। वो धीरे और डेलिब्रेट स्टेप उसकी तरफ बढ़ाता है। टाइगर एक गहरी सांस छोड़ता है, मानता है कि इस क्रीचर ने उसे डरा दिया था। वो गेम के मॉन्स्टर से फेमिलियर था, लेकिन ये डियर उनमें से कभी भी नहीं था। वो एक नाइफ पकड़ लेता है, अपने नर्व्स को स्टडी करने की कोशिश करते हुए, और सच को एक्सेप्ट करता है। वो काफी टाइम से गेम के साथ कनेक्शन को डिनाई करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड रियल है तो अपोकलिप्स भी रियल है। और अनफॉर्चुनेटली एविडेंस धीरे धीरे अनडिनाएबल होता जा रहा था, और बिल्कुल उसी पल उसे जो प्रूफ चाहिए था वो उसके सामने आ जाता है। वो ग्लोइंग फ्रूट तोड़ता है, गेम का सन एप्पल। अब कोई और चॉइस नहीं होती। वो केयरफुली एक बाइट लेता है। एक सिस्टम मैसेज उसके सामने अपीयर होता है और इफेक्ट कंफर्म करता है। उसकी स्टैमिना फुली रिस्टोर हो चुकी होती है। एक गोल्डन ऑरा उसे घेर लेता है और वो तुरंत पहचान लेता है ये फेमिलियर पावर अप है। अब वो और डिनाई नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड बिल्कुल गेम लॉजिक पर चल रही है, और जैसे इस बात को प्रूव करने के लिए उसकी नजर ऑथेंटिक गॉब्लिन डंग पर पड़ती है। वो अपना सर पकड़ लेता है। इस नई रियलिटी
रियलिटी का बोझ सीधा उस पर आ गिरता है। गेम का अपोकलिप्स सच हो चुका है और एंड करीब है। वापस अपने रूम में टाइगर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत प्रिपरेशन शुरू कर देता है। वो अपने पुराने स्ट्रीमिंग वीडियोस में घुस जाता है जो पहले सिर्फ हॉबी थे लेकिन अब सर्वाइवल गाइड बन चुके हैं। गेम की लोर अपोकलिप्स की एक ग्रिम टाइमलाइन बताती है। वो डेट चेक करता है और रियलाइज करता है कि उसके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। उसे याद आता है कि गेम की लोर कितनी फ्रस्ट्रेटिंगली वेग थी, स्पेशली आयरन डेथ डिजीज के बारे में, एक ऐसा फिनोमिनन जो स्पोर्स के आने के कुछ ही घंटों बाद सारे मेटल को कोरोड कर देता है। इसका मतलब होता है सिविलाइजेशन का इफेक्टिवली स्टोन एज में वापस चला जाना। लेकिन टाइगा के लिए ये पर्टिकुलर कैलामिटी शायद प्रॉब्लम ना बने। वो थ्योरी बनाता है कि उसका डायमेंशनल गेट उसे इस इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है। एंड के लिए सप्लाईज कलेक्ट करना। वो ऑनलाइन फोरम्स ब्राउज करता है जहां न्यूली अवेकेंड लोग ज्यादातर क्लूलेस होते हैं। अगले दिन सुबह वो अपनी शॉपिंग स्प्री शुरू करता है और वापस आते वक्त वो एक 60 LB हंटिंग बो भी ले लेता है। लेकिन गुड बाय के लिए हाथ हिलाते वक्त उसके दिमाग में डाउट का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि कहीं वो ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ये रिस्क लेने लायक है। वापस अपनी शॉप पर वो टेम्पररी क्लोजर का नोटिस लगा देता है। बाहर खड़ा होकर उस डिसीजन की रियलिटी उस पर धीरे धीरे हिट करने लगती है। तभी एक फेमिलियर आवाज उसे बुलाती है। ये हाशी होती है जो पूछती है कि क्या वो हमेशा के लिए बंद कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए झूठ बोल देता है क्योंकि वो उसे ये नहीं बता सकता कि दुनिया खत्म होने वाली है। वो जल्दी से एक एक्सक्यूज बना देता है, कहता है कि उसे कुछ काम है। होशी कुछ कहना शुरू करती है लेकिन फिर खुद ही चुप हो जाती है। वो उसे जाते हुए देखता रहता है, सोचता है कि वो क्या कहना चाहती थी। उसे पता था वो डायरेक्टली पूछ सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर चुप रहना चूज किया क्योंकि अब उसके सामने एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन था। उसे याद आता है कि गेम में उसका रोल हमेशा स्ट्रेटेजिस्ट का रहा था। उसके दोस्त फ्रंटलाइन फाइटर्स थे जिस वजह से उसके स्टैट्स रिलेटिवली लो रहे। गेम में स्टैट्स सिर्फ रियल एफर्ट और ट्रेनिंग से ही इंक्रीज होते थे। वो खुद से पूछता है कि क्या वो रियल लाइफ में भी ये कर पाएगा। इसलिए टाइगा अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की हेल्प से अपनी फॉर्म सीखने के लिए। वो एक काफी एंथुजियास्टिक ऑनलाइन कोच के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। वो बो स्ट्रिंग को पीछे खींचता है, अपनी बाहों में पहली बार उस अनफेमिलियर टेंशन को फील करता है। वो एक गहरी सांस लेता है, लाइट के अगेंस्ट अपना एम स्टेडी करने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगा देता है और सरप्राइजिंगली एक बिगनर होने के बावजूद उसकी फॉर्म काफी अच्छी होती है। गेम से आई मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, जैसे उसका रियल सेल्फ और अवतार एक हो गए हों। वो एरो छोड़ देता है और वो ट्री को डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ हिट करता है। वो अपने हाथों को देखता है और एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जब उसे अपना हिडन टैलेंट रियलाइज होता है। लेकिन फिजिकल टोल रियल था। कुछ ही शॉट्स के बाद उसकी स्ट्रेंथ गिव अप कर जाती है। बेसिक प्रिपरेशंस कंप्लीट करने के बाद वो अपने प्लान के नेक्स्ट फेज पर फोकस करता है। पहला, लोकल वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है। दूसरा, एक सिक्योर हाइड आउट स्काउट करना है जहां वो अपनी सप्लाईज स्टोर कर सके। अभी के लिए वो सिंपल ब्लेड से ही काम चलाएगा जब तक उसका रियल गियर अराइव नहीं हो जाता। वो मॉन्स्टर नेस्ट रेड करने का कोई प्लान नहीं बनाता, बल्कि सिंपल फॉरेजिंग पर ही स्टिक करता है। ये केयरफुल और मेथोडिकल अप्रोच ही वो चीज थी जिसने उसे गेम में जिंदा रखा था। वो अपने ट्रेल मार्कर्स फॉलो करता है, एक स्पेसिफिक साइन ढूंढते हुए। फिर अचानक उसकी नजर अपने टारगेट पर टिक जाती है। उसने एक फ्रेश पाइल ऑफ गॉब्लिन डंग ढूंढ लिया होता है। उसे पता है गॉब्लिन्स पैक क्रीचर्स होते हैं, इसलिए एक अकेला साइन होना अनयूजुअल है। इसका मतलब ये था कि वो शायद एक सिंगल एग्जाइल्ड गॉब्लिन को ट्रैक कर रहा है। उसे पता था कि ये उसकी स्किल्स टेस्ट करने का परफेक्ट चांस है। उसकी गेम नॉलेज उसे बताती है कि पास ही कहीं एक कैनियन होना चाहिए और बिल्कुल प्रेडिक्शन के मुताबिक उसे पानी के पास अपना टारगेट दिख जाता है। वो बिल्कुल उतना ही हाइडियस होता है जितना गेम में होता था। एक मेंटल इन्फो पैनल उसकी आइडेंटिटी और टिपिकल लोड आउट कंफर्म कर देता है। गॉब्लिन्स का फेवरेट टैक्टिक होता है अपने प्रे को पैरालाइज करके ओवरवेल्म करना। इसी वजह से टाइगर ने लॉन्ग रेंज वेपन चूज किया था, लेकिन ये वाला गॉब्लिन पुराना था, एग्जाइल था और बिल्कुल अनाम था। वो अपना बो ड्रॉ करता है, कॉन्फिडेंट कि वो शॉट लगा लेगा, लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाला होता है, क्रीचर उसे सेंस कर लेता है। एरो सीधा जाता है और गॉब्लिन के शोल्डर को पियर्स कर देता है। टाइगर अपने एम को कर्स करता है। वो हेड पे एम कर रहा था, लेकिन वुंडेड क्रीचर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से भरी स्नार्लिंग के साथ उसकी तरफ पलट जाता है। रिलोड करने का टाइम नहीं होता, इसलिए टाइगर क्लोज क्वार्टर्स फाइट के लिए अपनी ब्लेड निकाल लेता है। स्टील और क्रूड आयरन एक दूसरे से टकराते हैं जब दोनों ब्रूटल एक्सचेंज में आ जाते हैं। वो एक वाइल्ड स्विंग डॉज करता है, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्लिन सरप्राइजिंगली टफ होता है। वो ब्लेड को अपनी ही आर्म से ब्लॉक कर लेता है और फिर वो पलटकर एक विशस स्विंग करता है जो टाइगर को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। दर्द और गुस्सा उसके चेहरे पर फट पड़ता है। क्रीचर लंच करता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है, रिकवर होने का मौका दिए बिना। एक फाइनल डेस्परेट शॉ के साथ टाइगर ब्लेड को सीधा उसके अंदर घुसा देता है। क्रीचर की लाइफ धीरे धीरे फेड होने लगती है जब वो नाइफ को और गहरा पुश करता है। उसकी लाल आंखें बुझ जाती हैं। फाइट फाइनली खत्म हो चुकी होती है। वो एक रैग्ड ब्रीथ लेता है और एक सिस्टम मैसेज उसकी विक्ट्री कंफर्म करता है। बिल्कुल गेम की तरह मॉन्स्टर कुछ लूट ड्रॉप करता है। उसके अंदर हीलिंग ऑइंटमेंट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे बॉडी डिस्पोज करनी होती है। उसे पता है कि इसे यहीं छोड़ देना और ज्यादा ट्रबल को इनवाइट कर सकता है, या उससे भी बुरा। अपना काम खत्म करके वो पास के स्ट्रीम में कुछ फेमिलियर चीज देखता है। उस साइड से उसके अंदर एक सडन चिलिंग ड्रेड भर जाता है। वो समझ जाता है कि ये किसी बहुत
बहुत बड़े क्रीचर का नेस्ट होना चाहिए। अंधेरे में एक सिंगल ग्लोइंग रेड आई खुलती है। एक मॉन्स्ट्रस आउल बेयर उसके सामने खड़ा होता है। उसका नेम प्लेट उसके वर्स्ट फियर्स कंफर्म कर देता है। सीन कट होता है एक चीयरफुल स्ट्रीमर पर जो अपनी छोटी सी लेकिन डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए लाइव है। वो एक वर्चुअल क्लासरूम में फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स पर लेक्चर दे रहा होता है। हम देखते हैं टाइगा इसी स्ट्रीम को देख रहा है, हर डिटेल एब्जॉर्ब करता हुआ। स्ट्रीमर अपने एक लॉयल व्यूअर को शाउट आउट देता है। वो सपोर्ट से टच हो जाता है, चाहे चैट में कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। टॉपिक पर वापस आते हुए वो उन मॉन्स्टर्स का रिकैप करता है जिनसे बचना चाहिए। वो वॉर्न करता है कि सबसे डेंजरस क्रीचर्स वेयरवुल्व्स और आउल बेयर्स होते हैं। स्ट्रीमर एक्सप्लेन करता है कि आउल बेयर की प्रेजेंस एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम का साइन होती है, एक फॉन्ड मेमोरी जो गेम से जुड़ी होती है। चैट का एक ग्लिम्स मिलता है जहां उसके कुछ लॉयल व्यूअर्स होते हैं और एक और फैन जो हर स्ट्रीम में अपना नाम चेंज करता रहता है। फिर वो उनसे डील करने की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वापस प्रेजेंट में टाइगा का दिमाग उसी मोमेंट पर फ्लैशबैक करता है। वो मॉन्स्टर को ऊपर देखता है, सोचता है क्या अब उसकी लाइफ यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन एड्रेनलिन का एक सर्ज उसके फियर को पीछे धकेल देता है। वो यहाँ नहीं मर सकता। वो अपने दिमाग को फोर्स करता है काम करने के लिए, डेस्परेटली कोई रास्ता ढूंढने के लिए। ऑल बेयर सिर्फ तब अटैक करता है जब वो भूखा होता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये ऑल बेयर सिर्फ हंग्री नहीं है बल्कि गुस्से में, क्योंकि वो बिल्कुल उसके टेरिटरी के बीच खड़ा है। जिंदा निकलने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। वो अपने पैर जमीन में जमाता है, अपना मूव लेने के लिए रेडी होता है। उसका दिमाग लेजेंडरी नोरिमाकी का है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी सिर्फ टिग्गा का है। लेकिन जब लाइफ लाइन पर होती है तो कोई और चॉइस नहीं होती। वो एक डिफॉइंट रोर छोड़ता है, बीस्ट को हेड ऑन चैलेंज करता है। ऑल बेयर की ग्लोइंग आग गुस्से से उस पर लॉक हो जाती है। स्ट्रीमर का सेकंड क्लू उसके दिमाग में गूंजता है। उनकी नाइट विजन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो लाइट के वीक होते हैं। उसे अटैक पैटर्न्स पता होते हैं, अब बस उसे उन्हें सर्वाइव करना होता है। ऑल बेयर का अटैक उसकी नजर के सामने फ्लैश करता है। स्ट्रीमर के वर्ड्स उसे याद आते हैं जब वो स्क्रैम्बल करके उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था, पास जाकर सीधा उसकी आंखों में रोशनी डालना। बीस्ट तुरंत पीछे हट जाता है, तेज और अचानक लाइट से अंधा होकर। टाइगर अपनी टेक्टिकल फ्लैशलाइट की पूरी पावर यूज करता है और अगले ही पल वो अपने बेड पर सेफ जागता है, लेकिन उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा होता है, जैसे जिंदगी और मौत की लड़ाई का असर अब भी बाकी हो। वो क्लॉक देखता है और समझ जाता है कि वो लेट उठ गया है, फिर भी थकान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसके दिमाग में वो डरा देने वाली फाइट घूम जाती और वो दिल ही दिल में चाहता है कि उस मॉन्स्टर को दोबारा कभी ना देखे। तब उसे याद आता है कि उसने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देता। ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। तब उसकी नजर अपने बैग के ग्लोइंग कंटेंट्स पर पड़ती है। वो एक सन एप्पल निकालता है जो वो वहां से लाया था और भूख में बिना सोचे एक बाइट ले लेता है। तुरंत ही एक गोल्डन ऑरा उसे घेर लेता है। एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है जो कंफर्म करता है कि उसकी स्टेमिना रिस्टोर हो चुकी है। फिर से जिंदा जैसा फील करते हुए वो डिसाइड करता है कि अब प्रॉपर मील का टाइम आ गया है। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठता है उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट मिलता है। ये होशी होती है जो लगता है कि इसे डेट मान चुकी है। वो खुशी खुशी कहती है कि साथ में खाना ज्यादा मजा देता है। फिर वो पूछती है कि क्या उसने कभी स्टेटस विंडो सेवन करने की कोशिश की है। होशी थोड़ा आगे झुककर एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या कुछ रिजल्ट मिला। वो अपने फोन पर एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है, पूरी तरह कन्विंस्ड होती है कि अवेकन्ड लोगों वाली बातें सच हैं। टाइगर बस हंस देता है और कह देता है कि उसे कुछ स्पेशल नहीं मिला। उसे पता होता है कि वो उसे अपने डायमेंशनल गेट के बारे में नहीं बता सकता। ये एक नॉन कॉम्बैट ट्रेट था, ऐसी पावर जो तब सबसे ज्यादा काम करती है जब वो बिल्कुल अकेला हो और जो दुनिया खत्म होने वाली हो वहां अपनी पावर दिखाना पीठ में छुरा खाने का सबसे तेज तरीका होता है। तब उसे फील होता है कि होशी के साल कुछ ज्यादा ही सोच समझकर पूछे गए। तभी वो थोड़ा नर्वस होकर माफी मांगती है और मान लेती है कि उसने उससे झूठ बोला था। लेकिन टाइगर बस इतना कहता है कि उसे अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो उसे टाइम लेने को बोलता है और जब वो रेडी हो तब बताने को कहता है। इतना कहकर वो कन्वर्सेशन खत्म करता है और उठकर बाहर चला जाता है। बाहर एक डिलीवरी ट्रक बिल्कुल सही टाइम पर आ चुका होता है। उसका अपोकलिप्स सर्वाइवल किट आखिरकार डिलीवर हो गया होता है। बॉक्सेस को अंदर लाते हुए ही उसे थकान महसूस होने लगती है। वो आज के लिए जरूरी गियर अनपैक करना शुरू करता है। उसके लोड आउट में फायर एक्स, फायर प्रूफ सूट और कुछ और स्पेशल टूल्स होते हैं। आज का मिशन सिंपल होता है, एक सिक्योर हाइड आउट ढूंढना। हाथ में एक्स पकड़कर वो ग्लोइंग ब्लू पोर्टल खोलता है। वो फिर से फॉरेस्ट में स्टेप रखता है और जल्दी ही एक प्रॉमिसिंग जगह ढूंढ लेता है। उसे वो स्पॉट याद आ जाता है जो गॉब्लिन्स हंट करते वक्त उसकी नजर में आया था। डेंस फोलिएज के बीच से झांक कर वो ध्यान से देखता है। एक छोटी सी केव होती है, हाइड आउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट। बस एक ही सवाल होता है, इसमें कौन से मॉन्स्टर्स रहते हैं। स्कोप से देखकर वो मिट्टी में काफी सारे फुटप्रिंट्स नोटिस करता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये कोबाल के फुटप्रिंट्स हैं। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। ये खुशी मनाने का रीजन होता है। उसका प्लान ज्यादातर लो लेवल मॉन्स्टर्स पर काम करता है। वो हवा का रुख चेक करता है और ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। कोबाल्स इस टाइम पर यूजुअली सो रहे होते हैं। वो जल्दी से पतली पतली डालियां जमा करना शुरू करता है। अपना नेक्स्ट मूव रेडी करता है। वो लकड़ी को केव के एंट्रेंस पर रख देता है और उस पर अच्छी खासी गैसोलीन डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो आग लगाने वाला होता है, केव के नींद में डूबे हुए रहने वाले बाहर आ जाते हैं। वो उसे गुस्से से नहीं बल्कि कंफ्यूजन के साथ देखते हैं। टाइगर थोड़ा नर्वस होते हुए हेलो बोल देता है।
है उसका प्लान ऑफिशियली फेल हो चुका होता है। अब कोई और चॉइस नहीं बची होती। वो अपनी फायर एक्स उठा लेता है। वो आगे बढ़ता है, हार्ड वे से घोंसला क्लियर करने के लिए रेडी। एक क्लीन और स्ट्रॉन्ग स्विंग हवा को काट देता है और सीधा टारगेट पर लगता है। वो सोचता है कि क्या नींद में होना भी स्टेटस एलिमेंट माना जाता है। एक सिस्टम मैसेज उसका फर्स्ट किल कंफर्म करता है और वो लेवल अप हो जाता है। वो तुरंत अपने ओरिजिनल प्लान पर वापस आता है और लाइटर को लकड़ी पर गिरा देता है। आग लग जाती है और मोटा स्मोक केव के अंदर भरने लगता है। उसे पता है कि लो लेवल मॉन्स्टर्स अचानक चीजों से जल्दी घबरा जाते हैं। उसका गोल उन्हें जलाना नहीं होता जो ज्यादा फास्ट होता, लेकिन इससे उसका पोटेंशियल नया घर गंदा हो जाता। इसलिए वो एक ज्यादा क्लीन और सोचा समझा स्ट्रेटेजी यूज करता है। पहले स्मोक से पूरे घोंसले को कंफ्यूज करो, फिर घबराए हुए क्रीचर्स को बाहर खींच लाओ और आखिर में पूरी पैक को एक ही बार में खत्म कर दो। वो बचे हुए मॉन्स्टर्स का जल्दी से काउंट करता है। सिर्फ 3 बचे होते हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, एक्स से टपकता हुआ खून। बाकी पैक गुस्से में जोर से चिल्लाता है और उस पर चार्ज करता है। टाइगर अपनी एक्स उठा लेता है। मास्क के पीछे उसकी आंखें ठंडी और फोकस्ड होती हैं। वो अपनी तरफ आते हुए हमले का सामना एक वाइड स्विंग से करता है, लेकिन क्रीचर्स काफी फास्ट होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब उसे समझ आता है कि डायरेक्ट लड़ाई में वो पीछे पड़ रहा है, वो अपना एक और टूल निकालता है, क्योंकि जब सामने वाले को पीछे हटाना हो तो एरोसोल स्प्रे से भरा हुआ चेहरा सबसे इफेक्टिव मैसेज होता है। कोबाल्ट पीछे हट जाता है। अचानक हुए अटैक से पूरी तरह हिल चुका होता है। इसी मूवमेंट का फायदा उठाकर टाइगर आखिरी वार करता है और काम खत्म कर देता है। छोटे ग्रंट्स सब निपट चुके होते हैं। अब सिर्फ लीडर बचा होता है। वो क्रीचर डर से कांप रहा होता है, लेकिन टाइगर जरा भी रहम नहीं दिखाता। वो अपना एक्स ऊपर उठाता है फाइनल ब्लो के लिए और थोड़ी सी ताना भरी थैंक्स बोलता है नई जगह देने के लिए। लड़ाई खत्म होते ही उसका शरीर जवाब दे देता है और वो थकान से वहीं गिर जाता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और कंफर्म होता है कि गेम का फटीग डिबफ बिल्कुल रियल है, लेकिन लेवल अप बिल्कुल बेकार नहीं गया, क्योंकि इससे आइटम शॉप अनलॉक हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब उसके पास एक सेफ लोकेशन होती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मिशन कंप्लीट। अब शुरू होता है घर का वो पार्ट जो बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है। वो तुरंत सफाई में लग जाता है अपने नए अपोकलिप्टिक बैचलर पैड को ठीक करने के लिए। केव छोटी होती है और स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसे लगता है कि फाइट के बाद सफाई करना फाइट से ज्यादा थका देने वाला काम है, लेकिन जब सारा कचरा बैग में भर जाता है तो वो अपना पर्सनल डायमेंशनल गेट ओपन करता है। उसका यूनिक ट्रेट उसे अलाउ करता है कि वो सीधा अपनी दुनिया में वापस जा सके। उसे लगा था कि इससे सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। लगता है अपोकलिप्स सर्वाइवर्स भी घर के कामों से नहीं बच सकते। लेकिन इसी बीच उसे अपने पोर्टल के बारे में एक जबरदस्त बात पता चलती है। वो उसमें से पाइप डाल सकता है और फैंटेसी वर्ल्ड में मॉडर्न पानी ला सकता है। इसके बाद वो पीछे हटकर अपने नए चमकते हुए अपोकलिप्स प्रूफ घर को देखता है। वो आखिरी जिद्दी दाग भी साफ कर देता है, लेकिन फ्लोर अभी भी काफी रफ होती है। इस पर सीमेंट की लेयर चाहिए होगी। कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाते हुए उसकी नजर कुछ और चीज पर पड़ती है। केव की वॉल्स में गेम के ग्लोइंग क्रिस्टल्स लगे होते हैं। वो उन्हें तुरंत पहचान लेता है। ग्लो स्टोन्स और इग्निशन स्टोन्स। ये एक लकी फाइंड होती है जिसे वो बाद में माइन करेगा जब बेस प्रॉपरली सेट हो जाएगा। अगला दिन रियल वर्ल्ड में थकान फाइनली उस पर पूरी तरह से आ जाती है। उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा होता है, रीसेंट बैटल्स की याद दिलाता हुआ। वो शॉक्ड हो जाता है जब देखता है कि उसके आर्म्स पर काफी कट्स हैं जो उसने पहले नोटिस ही नहीं किए थे। लेकिन वो डिसाइड करता है कि पेन इतना ज्यादा नहीं है कि वो एक वैल्यूएबल सन एप्पल वेस्ट करे। इसलिए वो गॉब्लिन के लूट से हीलिंग ऑइंटमेंट बनाने का सोचता है। रेसिपी सिंपल होती है। एक बाउल में ऑयल और पाउडर मिक्स करना होता है। वो उसे अच्छे से घुमाता है जब तक वो एक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। रिजल्ट एक ठीक ठाक ऑइंटमेंट होता है जो एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए मुश्किल काम नहीं होता। वो इसे अपनी आर्म पर लगाता है और तुरंत फील करता है कि ये काम कर रहा है, लेकिन उसे पता होता है कि फ्यूचर फाइट्स के लिए ये सॉल्यूशन काफी नहीं है। इस स्पीड से तो डिजास्टर आने से पहले ही ट्रेनिंग में मर जाएगा। वो अपने वेपन चॉइसेस के बारे में सोचता है और विश करता है कि काश उसके पास गन होती। तभी गेम की एक याद उसके दिमाग में चमकती है और एक आइडिया आता है। उसे रशियन शिप इंसिडेंट याद आता है जो गन पाने का परफेक्ट चांस हो सकता है। ये बस बैकग्राउंड लोर था, लेकिन टाइगर सोचता है कि क्या ये रियल में भी होगा। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना वर्थ है। अगर गेम के लोर के वार्निंग साइंस रियल वर्ल्ड में दिख गए तो वर्ल्ड एंड होने से पहले उसे एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। डिसीजन लेने के बाद वो कंस्ट्रक्शन सप्लाईज चेक करता है। केव के लिए सीमेंट आ चुका होता है और वो हैवी काम शुरू कर देता है। बाकी पैकेजेस लेने के लिए वो नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है एक पहचानी हुई आवाज उसका नाम लेती है। ये हाशी होती है जो सरप्राइजिंगली चीयरफुल गुड मॉर्निंग बोलकर ग्रीट करती है। वो नोट करता है कि आजकल वो दोनों काफी ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो तुरंत उसे करेक्ट करती है। टाइगर जल्दी से सॉरी बोलता है, अपने डिस्ट्रैक्शन का ब्लेम शॉप रेनोवेशंस पर डाल देता है, लेकिन होशी बताती है कि वो उसका शेड्यूल ट्रैक कर रही है। वो उसे वहीं पर हेयर कट ऑफर करती है, जिससे टाइगर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो एग्री कर लेता है, सोच कर कि नेक्स्ट एक्सपेडिशन से पहले ये सही टाइम है। सैलून चेयर पे बैठकर वो शॉर्टकट मांगता है, चेंज के लिए रेडी लगते हुए। होशी थोड़ी सरप्राइज होती है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि ये फ्रेश स्टार्ट का साइन है। वो काम शुरू करती है, प्रॉमिस करती है कि उसे एक कूल न्यू लुक देगी। कट करते वक्त वो नोटिस करती है कि ट्रेनिंग का इफेक्ट दिख रहा है। उसके शोल्डर्स ज्यादा ब्रॉड हो गए हैं। फिर कैजुअली वो एक रूमर मेंशन करती है जो स्टेटस विंडो और सर्वाइवल लाइफ को जोड़ता है। वो रिवील करती
है कि सिर्फ गेम के प्लेयर्स ही अवेकन कर सकते हैं, जिससे टाइगा पूरी तरह शॉक हो जाता है। टाइगा उससे सोर्स के बारे में पूछता है, इतनी बड़ी इन्फो आई कहां से? लेकिन उससे पहले वो जवाब दे, दरवाजे पर एक नया बंदा आ जाता है। ये ताकुया नामुरा होता है, जिसे टाइगा एक पुराने डिस्प्यूट से जानता है। होशी बताती है कि वो लोग एक स्ट्रीमर को ढूंढ रहे हैं जिसने अपने वीडियोस डिलीट कर दिए। वो एडमिट करती है कि वो उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे टाइगा को शक होने लगता है। नामुरा एक नाम लेता है, लेकिन वो टाइगर के लिए बिल्कुल अननोन होता है। वो लीगल कंसर्न्स को फ्रस्ट्रेटेड लुक के साथ साइड में हटा देता है। कहता है कि उस बास्टर्ड नोरा माकी को पकड़ना सबके भले के लिए। फिर वो किसी को अपनी साइड रिक्रूट करने की कोशिश करता है, उन्हें ज्यादा बोल्ड बनने को बोलता है। टाइगा बस वहां बैठा रहता है, ये समझते हुए कि सिचुएशन कितनी अजीब हो चुकी है। वो इंसिस्ट करता है कि उसका कभी भी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का इंटेंशन नहीं था। इसी बीच नामुरा हाशी पर प्रेशर डालता है, नोरा माकी के बारे में बोलता चला जाता है। वो क्लेम करता है कि ये सब नोरा माकी की गलती है क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। होशी का बिहेवियर अब काफी बेचैन लग रहा था, जैसे वो और वेट नहीं कर पा रही। और टाइगा सोचता है क्या उसे सीधा वही दे देना चाहिए जो वो लोग चाहते हैं। लेकिन जैसे ही नामुरा अपनी धमकियां जारी रखता है, टाइगा आखिरकार बोल पड़ता है। वो उनसे कहता है कि अपना काम कहीं और ले जाओ। नामुरा इरिटेट होकर कहता है कि बीच में मत पड़ो, लेकिन टाइगर की आंखों का एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक हो जाता है और उसे उसकी पुरानी हार याद दिला देता है। सिर्फ वो याद ही नामुरा को पसीना छुड़ा देती है। नामुरा तुरंत पीछे हट जाता है और बात बिगड़ने से पहले वहां से निकल जाना ही ठीक समझता है। होशी उसे जाते हुए देखती है, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत और थोड़ी शर्म दोनों साफ दिखती है। टाइगा इसी मौके का फायदा उठाकर उसे अपना नंबर दे देता है, बस इमरजेंसी के लिए। काफी स्मूथ। उस रात वो अपने कंस्ट्रक्शन प्लान्स थोड़े देर के लिए साइड में रख देता है और रिसर्च करने बैठ जाता है। वो अपना पुराना हैंडल नोरा माकी सर्च करता है और देखता है कि इंटरनेट फोरम्स गुस्से और धमकियों से भरे पड़े। यहाँ तक कि जो लोग बिना नाम के सर्वाइवल टिप्स शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी गंदी बातें कही जा रही हैं। उसे जल्दी ही प्रॉब्लम का सोर्स मिल जाता है, एक यूजर जिसका नाम है रिकॉर्डर डेथ। वो अकाउंट सिर्फ नोरा माकी के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए बना हुआ है और उसमें होशी के बारे में काफी क्रीपी कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। टाइगा गुस्से और नफरत के साथ अपना कंप्यूटर बंद कर देता है। इंसान की छोटी सोच देखकर उसे घिन आती है, लेकिन ज्यादा सोचने के बजाय उसे एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस होती है। वो डिसाइड करता है कि जो जरूरी है उसी पर फोकस करेगा। वो अपना पोर्टल खोलता है और अपने हाइड आउट में चला जाता है। अगले 2 दिन तक वो लगातार काम करता रहता है, केव के रिसोर्सेज माइन करता है। वो अपने नए घर का बेस बनाना शुरू करता है, नया मोटर डालकर। अनइवन फ्लोर पर वो उसे ध्यान से फैलाता है। काम खत्म होने के बाद वो बाहर निकलता है ताकि वो सूख सके। वो चांद की तरफ देखता है एक शांत पल में, और उस खामोशी में उसे एक सिंपल सी बात समझ आ जाती है। वो कोई हीरो नहीं है, उसका एक ही गोल है, एक ही जिम्मेदारी, जिंदा रहना। लेकिन जैसे ही वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी फीलिंग दौड़ जाती है। वो तुरंत घूमता है। अंधेरे में किसी नए होने का एहसास होते ही उसके सामने एक बोन क्रीपर खड़ा होता है, बिल्कुल गेम जैसा मॉन्स्टर। उसकी आंखें एक खौफनाक रोशनी से चमक उठती हैं, जो सबसे बुरा सिग्नल होता है। वो क्रीचर बिना एक पल भी गंवाए खुद को उड़ा देता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जो पूरी जगह को अपनी लपेट में ले लेता है। टाइगा हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसका हाथ कांपता है जब वो समझने की कोशिश करता है कि अभी हुआ क्या। वो मुश्किल से खुद को उठाता है। उसका दिमाग अभी भी झटके में होता है। क्रीचर की सिर्फ टूटे हुए हड्डियां जमीन पर बिखरी होती हैं। वो सोचता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, और मिट्टी में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसे याद आता है वो पल जब उसने क्रीचर को फटने से पहले देखा था। उसके इंस्टिंक्ट्स ने काम किया और वो वक्त पर भाग गया, इसलिए बड़ा नुकसान बच गया। लेकिन ब्लास्ट के टुकड़े फिर भी उसे लग गए थे। वो अपना स्टेटस विंडो बुलाता है पूरा डैमेज देखने के लिए। उसके स्टैट्स काफी गिर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। ऊपर से उसे लेवल अप भी मिल जाता है, क्योंकि सिस्टम ने उस मॉन्स्टर का क्रेडिट उसे दे दिया जो खुद ही फट गया। उसका सिर घूम रहा होता है। शॉक की वजह से सीधा सोचना मुश्किल हो जाता है। अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर वो अपना डायमेंशनल गेट बुलाता है और वहां से निकल जाता है। अपने रूम में वापस आते ही वो तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। दांत भींचकर वो अपने जिस्म से हड्डियों के टुकड़े निकालता है। वो अपनी बनाई हुई ऑइंटमेंट लगाता है। दर्द उसे याद दिलाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। जख्म बंधने के बाद वो फिर से अपने स्टैट्स चेक करना चाहता है, लेकिन थकान हद से ज्यादा होती है और वो काउच पर ही गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, एक डरावनी सोच उसके दिमाग में आती है। इस स्पीड से चला तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। धीरे से उठकर बैठते हुए वो महसूस करता है कि फर्स्ट एड का असर हो रहा है। स्टेटस विंडो कंफर्म करता है कि ट्रीटमेंट काम कर गया, लेकिन वो अभी भी कमजोर है। उठते हुए वो सोचता है कि वो बोन क्रीपर आया कहां से। वो खुद को समझाता है कि इतना बड़ा जंगल है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसे दोबारा ऐसा अटैक नहीं चाहिए तो उसे अपनी कॉग्निशन बढ़ानी ही पड़ेगी। उसे गेम के 2 तरीके याद आते हैं स्ट्रॉन्ग होने के। पहला, लगातार फाइट करके लेवल बढ़ाना। दूसरा, रेयर आइटम्स ढूंढना। लेकिन वो गियर सिर्फ बहुत मुश्किल बॉस फाइट्स के बाद मिलता था, और कुछ पावरफुल मॉन्स्टर तो अपनी स्किल्स भी दे देते थे। इसलिए वो अपने पास बचे एक ही रिसोर्स की तरफ जाता है, गेम की लोर। वो एपोकलिप्स से पहले आने वाले वार्निंग साइंस ढूंढने लगता है। उम्मीद करता है कि कोई ऐसा इवेंट मिले जिसका फायदा वो दुनिया खत्म होने से पहले उठा सके। वो गेम की गहरी बैकग्राउंड स्टोरी में डूब जाता है और उसे पता चलता है कि टोटल 3 मेजर वार्निंग साइंस होते हैं। आखिरी वाला उसे ऑलरेडी पता है, लेकिन बाकी दोनों के डिटेल्स बहुत ही अनक्लियर और खतरनाक तरीके से वेग होती हैं। पहला साइन होता है चुराको माउंटेन का ऑर्क इंसिडेंट, और टाइगा जानता है कि ऑफिशियल डिस्कवरी से पहले वो वहां पहुंच सकता है।
नया मिशन दिमाग में रखकर वो तैयारी शुरू ही करता है कि अचानक हाशी का कॉल आ जाता है और उसके प्लान्स रुक जाते हैं। वो शाम को पास के एक कैफे में मिलने के लिए मान जाता है। मिलते ही हाशी सीधा पूछती है क्या वो ठीक है। उसके चेहरे पर क्लियर टेंशन होती है। टाइगर नॉर्मल रहने की एक्टिंग करता है और अपनी चोटों को लंबी स्लीव्स के नीचे छुपा लेता है। हाशी सोचती है कि शायद वो सैलून वाले इंसिडेंट की वजह से अभी भी अपसेट है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। टाइगर मानता है कि उसे नामुरा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो उनका पुराना सीन एक्सप्लेन करता है जब उसे बीच में आना पड़ा था। वो होशी को वार्न करता है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना बेटर होता है। तब हाशी थोड़ा पास झुककर पूछती है कि क्या वो उसे एक सीक्रेट बता सकती है, और फिर रिवील करती है कि वो खुद भी अवेकेंड है। टाइगर कामली रिएक्ट करता है और मजाक में प्रिटेंड करता है जैसे वो उसकी न्यू पावर से जल रहा हो। हाशी अपनी पहले वाली झूठ के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन टाइगर तुरंत उसे रीअश्योर कर देता है। वो उसका थैंक्स करता है इतना ओपन होने के लिए और मानता है कि इस बातचीत से उसका रेनोवेशन का स्ट्रेस काफी कम हो गया। वो सर्वाइवल लाइफ के बारे में देखने का प्रॉमिस भी करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रात को थोड़ा बेटर फील करने के बाद वो फिर से अपनी रिसर्च पर लग जाता है। वो रिकॉनिसेंस के लिए एक हाईटेक ड्रोन ऑर्डर करता है और बचे हुए टाइम के लिए एक कार रेंट कर लेता है। अपना बॉडी रेडी रखने के लिए वो पूरी रात सोने का डिसाइड करता है। अगली सुबह बिल्कुल सुबह सुबह वो अपने हाइड आउट में होता है और उन चीजों पर काम कर रहा होता है जो ऑर्क को हराने के लिए चाहिए होंगी। उसे पूरा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इग्निशन स्टोन्स बहुत अनस्टेबल होती हैं। ग्लो स्टोन्स भी हैंडल करना आसान नहीं होता। काम के दौरान चिंगारियां उड़ती हैं, लेकिन वो दर्द झेल लेता है। हंट की प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद वो कुछ केमिकल चीजों का एक रिस्की मिक्स बनाना शुरू करता है। वो पाउडर्ड इग्निशन स्टोन को रेजिन और हार्डनर के साथ मिक्स करता है। एक फिक्स्ड पोर्टल पॉइंट सेट करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो अपनी रेंटेड कार का ट्रंक खोलता है, जिस पर वो काफी खुश होता है कि थोड़ा पैसा खर्च कर दिया। वो हंट के लिए सारे टूल्स लोड करता है। आंखों में फोकस के साथ वो स्टीयरिंग पकड़ता है और रात के अंधेरे में ड्राइव करता हुआ निकल पड़ता है। अपना डेस्टिनेशन चुराकू माउंटेन। वो कैंप ग्राउंड के पार्किंग एरिया में टाइम से पहले पहुंच जाता है। खामोश वक्त का यूज करके वो पुराने वीडियोस देखकर मेंटली रेडी होता है और अपने स्पेशल इक्विपमेंट को एक बार फिर चेक करता है। जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाती है, उसका मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। वो तेज बारिश में बाहर निकलता है और अपोकलिप्स के पहले साइन की तलाश शुरू करता है। बारिश और तेज हो जाती है, जंगल को काफी डेंजरस बना देती है। धीरे धीरे कोहरा भी छा जाता है और दूर तक देखना मुश्किल हो जाता है। वो आगे बढ़ता रहता है, ऑर्क की जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश करता हुआ। गेम की लॉर में सिर्फ इतना लिखा था कि वो माउंटेन के पास होता है, कैंप ग्राउंड के पास या नहीं ये क्लियर नहीं था। उसे थोड़ा डाउट होने लगता है कि कहीं ये साइन आज दिखेगा भी या नहीं। तब अचानक एक आवाज सुनकर वो वहीं रुक जाता है। उस आवाज को वो तुरंत पहचान लेता है। कोहरे के बीच से एक बड़ा सा शैडो सामने आता है। एक ऑर्क, और सिर्फ ऑर्क नहीं बल्कि एक रेड ऑर्क जो काफी रेयर और पावरफुल होता है। वो खुद को शांत रहने को कहता है और एक रोड फ्लेयर निकालता है। प्लान स्टार्ट हो चुका होता है और उसे पूरा भरोसा होता है कि वो इसे गिरा सकता है। उसकी स्ट्रेटेजी सिंपल होती है क्योंकि ये क्रीचर प्रेडिक्टेबल होता है। सबसे पहले वो फ्लेयर यूज करेगा ताकि ऑर्क का अटेंशन उधर चला जाए। ऑर्क चमकती चीज देखकर आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना रुख बदल लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठता है जब वो नई टारगेट पर फोकस करता है। जैसे ही वो रोशनी पर अटैक करता है, ट्रैप एक्टिवेट होने वाला होता है। ऑर्क वहीं जम सा जाता है। पूरा फोकस रोशनी पर होता है। टाइगर इसी मोमेंट का वेट कर रहा होता है और अपना डायमेंशनल गेट बुला लेता है। ऑर्क आगे लड़खड़ाता है और सीधा ट्रैप के अंदर गिर जाता है। पोर्टल बंद होते हुए टाइगर एक बार पीछे देखता है। अब फेज 2 स्टार्ट होता है। एक कस्टम फ्लैश कैनिस्टर। ऑर्क गुस्से से दहाड़ता है और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। टाइगर कैनिस्टर सीधा उसके चेहरे के पास धकेल देता है। तेज रोशनी उसे लगभग 20 सेकंड्स का प्रेशियस टाइम दे देती है। क्रीचर अब हिला हुआ होता है और उसकी डिफेंस लो हो जाती है। टाइगर आगे बढ़ता है, उसकी मूवमेंट को टारगेट करता हुआ। ऑर्क की आंख गुस्से से जल रही होती है। भले ही वो क्लियरली देख न पा रहा, वो अपनी भारी ब्लेड को अंदाजे से घुमाता है। टाइगर झुककर अटैक से बच जाता है, अपनी ब्लेड रेडी रखता हुआ। वो चाकू को जोर से क्रीचर के हाथ में घुसा देता है। ऑर्क दर्द और फ्रस्ट्रेशन में जोर से दहाड़ता है और घुटनों पर आ जाता है, अपना नया जख्म पकड़कर। यही वो पल होता है जिसका टाइगर वेट कर रहा था। वो अपना स्पेशली बनाया हुआ फायर कैनिस्टर निकालता है और मॉन्स्टर को उसका लास्ट बहुत ही तीखा मील दे देता है। कैनिस्टर जल उठता है और फाइट एक ही पल में आग के साथ खत्म हो जाती है। टाइगर मुस्कुरा देता है, पूरा श्योर होता है कि उसका ये फायर ट्रैप जीत के लिए काफी है। लेकिन चलता हुआ मॉन्स्टर एक आखिरी बहुत ही खतरनाक सरप्राइज देता है। एक बहुत बड़ा पंच टाइगर को सीधा बारिश के बीच उछाल देता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है और अपनी थोड़ी सी ज्यादा कॉन्फिडेंस को गाली देता है। रेड ऑर्क उसके ऊपर खड़ा होता है, गुस्से और आग का चलता फिरता ज्वाला बना हुआ। टाइगर ऊपर देखता है, बारिश उसके चेहरे पर गिर रही होती है और ठंडा पसीना भी साथ में बह रहा होता है। वो आंखें बंद कर लेता है, सोचते हुए कि क्या यहीं उसकी जर्नी खत्म होने वाली है। तभी एक पहचानी हुई नीली रोशनी चमकती है। सिस्टम उसकी जीत कंफर्म करता है। उसे एक नया लेवल और एक नई स्किल मिल जाती है। वो जलते हुए बचे खचे शरीर के पास बैठ जाता है। इस बात से हिल चुका होता है कि वो कितना करीब था मरने के, लेकिन उसका पहला ख्याल ऑब्वियसली लूट पर ही जाता है। वो अपनी कलाई देखता है जहां उसकी नॉर्मल वॉच अब एक मैजिकल आइटम बन चुकी होती है। अब उसके सामने एक नई प्रॉब्लम होती है, बॉडी का क्या करे। उसे गेम की लॉर याद आती है जिसमें लिखा था कि ये इंसिडेंट छुपा दिया गया था। उसे होशी की
बात याद आती है, सिर्फ गेम के प्लेयर्स ही अवेकन हो सकते हैं। इसका मतलब है हजारों लोग उस जैसे ही हैं, और अगर उनमें से थोड़े से भी नामोरा जैसे सेल्फिश और वायलेंट हुए तो स्पोर्ट्स आने से पहले ही दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वो जानता है कि अगर बॉडी को छोड़ दिया तो यहाँ एक बोन क्रीपर बन जाएगा जो और लोगों की जान खतरे में डाल देगा। लेकिन तब एक और भी ज्यादा डरावना ख्याल उसके दिमाग में आता है। उसे याद आता है कि अवेकन्ड लोग भी स्पोर्ट्स से सेफ नहीं होते। वो लाश को देखता है, दो बहुत बुरे ऑप्शंस के बीच फंसा हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपना डायमेंशनल गेट बुलाता है, एक बात क्लियर होती है, जो थोड़े लोग शायद जिंदा बच पाएंगे उनके लिए उसे सब कुछ सही तरीके से खत्म करना होगा। वो एक शॉवल उठाता है और गड्ढा खोदना शुरू करता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर दफनाना पूरी रात ले लेगा, ये उसे पहले से पता होता है। फाइट के जख्म काम को और मुश्किल बना देते हैं। जैसे ही वो गिरने ही वाला होता है, एक नई स्किल एक्टिवेट होती है। उसके बॉडी में अचानक पावर भर जाती है और वो जोर से चीख निकाल देता है। वो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा तेज काम करने लगता है, सिर्फ एड्रेनलिन के भरोसे। ये स्किल होती है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, एक टेम्पररी चीट कोड। लेकिन जैसे ही इसका इफेक्ट खत्म होता है, वो पोर्टल के अंदर कूद जाता है, जल्दी से घर वापस जाने के लिए, इससे पहले कि उसका बॉडी बिल्कुल बंद हो जाए। सूरज निकलने ही वाला होता है जब वो घर पहुंचता है। अपने रूम में वापस आकर वो देखकर शॉक हो जाता है कि कितना टाइम निकल चुका है। वो अपनी डेली प्रिपरेशंस के बारे में सोचता है जो अब लेट हो चुकी हैं। लेकिन न्यूज चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके ट्रैक्स अभी सेफ हैं। वो फोरम्स देखते हुए एक नई डिलीवरी चेक करने का डिसाइड करता है। जो बड़ा वुडन क्रेट आया होता है, उसे खोलकर वो अंदर झांकता है। अंदर होते हैं नए काफी डेंजरस वेपन्स। वो नोट करता है कि रियल लाइफ में वो सिर्फ सिंपल वेपन्स ही यूज कर सकता है, लेकिन काउंट करते वक्त उसे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कस्टम्स ने उसके स्पीयर्स रोक लिए हैं। लगता है अपोकलिप्स में भी पेपर वर्क होता है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो रुक कर सुनता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। थक कर वो खुद ही डोर हैंडल पकड़ता है और दरवाजा खोलता है। जो सामने होता है उसे देख कर वो हैरान रह जाता है। होशी खड़ी होती है, अचानक आने के लिए सॉरी बोलते हुए। वो एक बैग में टेक आउट फूड लाई होती है और पूछती है क्या वो साथ में खाना खाएगा। टाइगर अभी भी ये प्रोसेस कर रहा होता है कि हाशी उसके घर में खड़ी है। वो कोने से झांक कर कंफर्म करता है कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन नहीं है, और उसका दिमाग तुरंत एक होपफुल कंक्लूजन पर चला जाता है। होशी उसे एक बाइट ऑफर करती है और वो खुशी खुशी उसके साथ खाना शुरू कर देता है। खाना खत्म होने के बाद वो पूछता है कि वो असल में किस बात के लिए आई है। वो गेम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई होती है जो उसके सारे रोमांटिक होप्स तोड़ देता है। फिर भी टैगा डिसाइड करता है कि होशी के साथ जो उसे पता है वो शेयर करना सेफ है। आने वाले अपोकलिप्स में अच्छे लोग काफी रेयर होने वाले हैं। खाना खत्म करके दोनों स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगते हैं। टाइगर डिसाइड करता है कि अनोनिमस फोरम सबसे बेस्ट तरीका होगा इन्फो शेयर करने का। वो आयरन डेथ डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करता है जो दुनिया को खत्म कर देगा। फिर वो वार्न करता है कि बड़े ग्रुप्स मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं और हाई कॉग्निशन स्टैट ही इकलौता तरीका है सरप्राइज अटैक से बचने का। होशी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेती है, बिल्कुल फास्ट लर्नर की तरह। पहला लेसन खत्म होता है और टाइगा अगला टॉपिक शुरू करने ही वाला होता है कि होशी नोरीमाकी के अगेंस्ट ऑनलाइन हेट का टॉपिक छेड़ देती है। वो पूछती है कि लेजेंडरी प्लेयर अपनी नॉलेज शेयर क्यों नहीं कर रहा। टाइगा अनजान बनने की एक्टिंग करता है और सवाल वापस उसी पर डाल देता है। होशी एक समझदार सी स्माइल देती है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि कुछ बातें छुपाना जरूरी हो। फिर वो बताती है कि उसने नामुरा का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और उसकी टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया। वो पूछती है कि टाइगा उसके साथ इतनी सारी बातें क्यों शेयर कर रहा है। टाइगा कामली एक्सप्लेन करता है कि वो पहले ही नामुरा के चार्मिंग ग्रुप से मिल चुका है। फिर वो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वो लोग कैजुअली बात कर रहे होते हैं कि कैसे होशी को किडनैप किया जा सकता है। ये सुनते ही टाइगा का चेहरा सख्त हो जाता है। उन लोगों की असली सोच देखकर उसे घिन आने लगती है। वो होशी को वार्न करता है कि आने वाले केओस में लोग और भी बुरे हो जाएंगे और उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन होशी उसकी वार्निंग को एक ऑफर में बदल देती है। वो सीधा पूछती है कि क्या वो दोनों टीम अप कर सकते हैं। ये सीधा सवाल टाइगा को बिल्कुल शॉक कर देता है। उसकी मुट्ठी अपने आप भिज जाती है। वो तुरंत जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी लेवल 10 तक पहुंचना है ताकि आइटम शॉप अनलॉक हो सके। वो उसे प्रॉब्लम समझाता है। इस दुनिया में मॉन्स्टर के लेवल्स प्लेयर के साथ स्केल होते हैं। अगर होशी उसके साथ आई तो उसे उसके हाई लेवल थ्रेट्स फेस करने पड़ेंगे और वो बेकार में मर सकती है। वो मूड हल्का करने के लिए थोड़ा मजाक करता है, लेकिन होशी बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती। वो अपनी खुद की स्किल एक्टिवेट करती है और पर्पल लाइट के एक ब्लिंक में गायब हो जाती है। उसकी एबिलिटी का नाम ब्लिंक होता है, एक टेलीपोर्ट पावर जिसके भरोसे वो खुद को सेफ समझती है। टाइगा उसे वार्न करता है कि अपनी पावर इतनी आसानी से दिखाना ठीक नहीं होता, लेकिन होशी कहती है कि ये उसके ट्रस्ट का साइन है। वो एक सिंपल अलायंस प्रपोज करती है, उम्मीद करती है कि दोनों मिलकर जिंदा रह पाएंगे। बात खत्म होने के बाद टाइगा वापस अपनी प्रिपरेशंस में लग जाता है। वो अपनी केव के आसपास जमीन में गहरे पोस्ट्स गाड़ता है और उनके इर्द गिर्द बार्ब्ड वायर लपेटना शुरू करता है, अपनी पहली डिफेंस लाइन बनाते हुए। वो वायर को ध्यान से खींचकर टाइट करता है। पेरीमीटर फेंस और सेंसर्स लग जाने के बाद वो अपना काम देखकर खुद से थोड़ा खुश होता है। बाहर की सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुकी होती है। अब टाइम होता है अपने नए घर को स्टॉक करने का। वो केव के अंदर खड़ा होता है, सर्वाइवल गियर के क्रेट से घिरा हुआ, लेकिन काम अभी बाकी होता है। वो अंदर की वॉल्स का प्लान बनाना शुरू करता है। तभी उसका बॉडी याद दिला देता है कि वो अभी भी सिर्फ एक इंसान है। इस दुनिया की लगातार ठंड अब उसे लगने लगती है। वो
जानता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो एक प्रॉपर हीट सोर्स चाहिए होगा, और एंट्रेंस पर लटकी हुई वो पतली सी कर्टन बिल्कुल काम की नहीं है। थके हुए स्माइल के साथ वो इस प्रॉब्लम को अपनी बढ़ती हुई अपोकलिप्स चोर्स लिस्ट में ऐड कर लेता है। वो एक लोकल वुड वर्किंग शॉप पर रुकता है कुछ कस्टम ऑर्डर्स के लिए। आयरन डेथ डिजीज आने में सिर्फ 5 घंटे बचे होते हैं, इसलिए वो अपनी फाइनल सप्लाई रन का प्लान बना रहा होता है। तभी एक पहचानी हुई आवाज उसका नाम लेती है। वो होता है टिक्की कुराकावा, एक जिम ओनर और पुराना जान पहचान का आदमी। टिक्की पूछता है कि टाइगा इतना उदास क्यों लग रहा है और क्या उसने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। वो मजाक मजाक में उसका हाथ लगाकर चेक भी करता है, जो टैगा को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। लेकिन जब टैगा पूछता है कि टिक्की के दिमाग में क्या चल रहा है, बात सीरियस हो जाती है। टिक्की भी दुनिया के खत्म होने की अफवाहों के बारे में सुन चुका होता है। टैगा पूछता है कि क्या वो इस पर भरोसा करता है। टिक्की मानता है कि वो पहले अनश्योर था, जब तक उसने एक अवेकन्ड इंसान को हवा में तैरते हुए नहीं देखा। टैगा हैरान रह जाता है जब टिक्की कंफर्म करता है कि वो सच में एक रियल सुपर पावर थी। वो बताता है कि वो अवेकन्ड इंसान अपनी पावर से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है और एक टीवी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग भी फिक्स हो चुकी है। टैगा सोचता है कि क्या इससे अवेकन्ड लोग एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन टिक्की कहता है कि इससे भी बड़ी न्यूज आ चुकी है। वो रिवील करता है कि कासुमी टाउन में एक गन फाइट हुआ है। ये सुनते ही टैगा के अंदर शौक की लहर दौड़ जाती है। वो मानता है कि वो काफी बिजी था, इसलिए तुरंत फोन निकालकर फोरम्स चेक करता है। वहां सब लोग एक न्यूज रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो अचानक सेंसर कर दी गई थी। टैगा स्क्रीन को घूरता रहता है जब उसे समझ आता है कि गवर्नमेंट कवर अप का मतलब क्या हो सकता है। टिक्की कंफर्म करता है कि ये न्यूज सच थी, क्योंकि उसने रिपोर्ट डिलीट होने से पहले देख ली थी। वो कहता है कि ऑफिशियल स्टोरी झूठ है, पूरा टाउन लॉकडाउन में जा चुका होता है। ये सुनते ही टाइगर तुरंत खड़ा हो जाता है और बिना कुछ कहे भाग निकलता है। पीछे टिक्की उसे प्रोटीन पाउडर बेचने की बात करता रह जाता है। घर वापस आकर टाइगर सारी चीजें जोड़ता है। अब उसे क्लियर हो जाता है, गवर्नमेंट को ऑर्ग के बारे में पहले से पता था। टाइगर अपनी पुरानी स्ट्रीमिंग वीडियोस निकालता है आंसर्स ढूंढने के लिए। उसे अच्छी तरह याद है कि पहले साइन का एग्जैक्ट टाइम एक सीक्रेट था, इसी वजह से उसने ऑर्ग की बॉडी को जमीन में दफन कर दिया था ताकि ऐसा केओस ना हो। लेकिन फिर भी गन फाइट बिल्कुल उसी टाइम पर हो गया। उसके दिमाग में एक नया थॉट आता है, क्या हो अगर किसी और ने गवर्नमेंट को पहले ही वार्निंग दे दी हो, कोई ऐसा इन्फॉर्मेंट जिसके पास कॉम्बैट पावर ना हो, जो चुपके से काम कर रहा हो। उसे ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नाम घूमने लगते हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो अंधेरे में रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, एक मास्टरमाइंड जो हर बार एक स्टेप आगे रहा है। टाइगर पॉसिबल इन्फॉर्मेंट्स की लिस्ट छोटी करता है, गेम का क्रिएटर और उसके 3 पुराने टीममेट्स। थोड़ी सोच के बाद वो डेवलपर को लिस्ट से हटा देता है। उसका मानना है कि जिसने गेम को रियलिटी बनाया वो खुद एक प्लेयर होना चाहिए। अगर क्रिएटर होता तो वो ऑर्क इंसिडेंट में उसकी इंटरफेरेंस होने ही नहीं देता। इसका मतलब सिर्फ 3 लोग बचते हैं जो उसके पुराने स्केचेस में बने हुए। वो एक रफ ड्राइंग के ऊपर सर्कल बनाता है और डिसाइड करता है कि शायद ये सर्वाइवर नंबर 1 है। ये वही टाइप का बंदा लगता है जो अपनी कंडीशन पर गवर्नमेंट के साथ काम करेगा। ये सब सोचकर वो थक जाता है और कुर्सी पर पीछे टिक जाता है। उसे अच्छी तरह पता है कि ऑनलाइन इमेज कभी कभी बिल्कुल झूठी होती है, फिर भी वो उम्मीद करता है कि कभी ना कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा। अभी के लिए वो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है और अपना मिशन याद रखता है, संभल कर चलना, ताकि एंड थोड़ा कंट्रोल रहे। 2 दिन बाद उसके हाइडआउट पर एक नया स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स्ड डोर लग चुका होता है। अंदर फूड स्टोरेज पूरी तरह भरी हुई और अच्छी तरह अरेंज्ड होती है। वो अपने नए घर को देखकर सेटिस्फाइड होता है। फिलहाल सेटअप सिंपल है जब तक जनरेटर नहीं आ जाता, लेकिन काम अभी भी बाकी है क्योंकि नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन फेज का प्लान बनाना है। उसे लगता है केव थोड़ी छोटी है जितनी उसने सोची थी। बेसमेंट का वाटरप्रूफिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसे सेट होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए वो अभी कंस्ट्रक्शन साइड में रख देता है। अब उसके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जैसे उसका नया टॉय। वो अपना ड्रोन भेजता है जो बड़े और खत्म ना होने वाले जंगल के ऊपर उड़ता है। वो मानता है कि ड्रोन इस दुनिया में बेस्ट स्काउटिंग टूल है। कुर्सी पर बैठे बैठे वो इस डेंजरस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकता है और आसपास का एरिया इजीली मैप कर सकता है। वो अपनी हाईटेक परचेज से काफी खुश होता है। टाइम वेस्ट किए बिना वो पूरे एरिया का सर्वे स्टार्ट करता है। वो देखता है कि नॉर्थ वेस्ट में स्नो कवर्ड माउंटेन है और साउथ में एक बड़ा सी है जो फ्यूचर में फूड सोर्स बन सकता है। लोकल एनिमल्स थोड़े ज्यादा ही पास घूमते लगते हैं। फिर वो कैनियन एरिया चेक करता है और रिलीफ फील करता है क्योंकि आउल बेयर का कोई साइन नहीं मिलता। सर्वे के दौरान उसे एक फेमिलियर क्लियरिंग दिखती है। ये वही जगह है जहां उसने गॉब्लिन से फाइट की थी, लेकिन बॉडी वहां नहीं होती। वो सोचता है कि शायद आउल बेयर ने खा लिया हो या फिर वो बोन क्रीपर बन गया हो, लेकिन कीचड़ में बने फुटप्रिंट्स कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। वो देखता है कि कई गॉब्लिन के पैरों के निशान वहां से दूर जा रहे हैं और वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर उसके नए घर की तरफ जा रहे हैं। टाइगर को समझ आ जाता है कि उसका नया होम एरिया उसकी सोच से काफी ज्यादा डेंजरस है। वो ड्रोन को वापस बुला लेता है क्योंकि वो अपने लिमिटेड स्काउट्स को रिस्क में नहीं डाल सकता। रिटर्न ट्रिप के दौरान वो लोकल इकोसिस्टम का मैप बना लेता है। टेरेन और वाइल्ड लाइफ का बेसिक आइडिया मिल जाता है, लेकिन रियल डिटेल के लिए उसे खुद फुट पर जाना होगा। उसका पहला मिशन होता है ये चेक करना कि पास का स्वयं फार्मिंग के काम आ सकता है या नहीं। तभी एक अचानक साउंड उसे रोक देता है। वो फोन देखता है और तुरंत अलर्ट पहचान लेता है। ये उसका पेरीमीटर में लगा इंफ्रारेड सेंसर होता है और जैसे ही बात निकली, गॉब्लिन्स ऑलरेडी उसकी डिफेंसेस टेस्ट कर रहे होते हैं। वो ट्रैक्स चेक करता है और कंफर्म करता है कि ये सिर्फ एक छोटा स्काउटिंग ग्रुप है। वो अपना सिर घुमाता है और उनके एग्जैक्ट लोकेशन समझ लेता है। वो ट्रेल फॉलो
फॉलो करता है और डिसाइड करता है कि गॉब्लिन नेस्ट को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। उसकी नई वॉच हल्की रोशनी देती है जो उसके बढ़े हुए कॉग्निशन स्टैट का साइन है। उसके सेंस अब काफी शार्प हो चुके हैं। घास की हल्की सी मूवमेंट भी उसे सुनाई देती है। छोटे से इंसेक्ट की आवाज भी क्लियर लगती है। इसी अवेयरनेस के साथ वो फाइनली उन्हें देख लेता है। वो बिना दिखे गॉब्लिन नेस्ट तक पहुंच चुका होता है। गॉब्लिन्स एक छोटे रैबिट के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। उनका ध्यान भटकना टाइगर के लिए परफेक्ट चांस होता है। वो अपना बो निकालता है और एक ग्लोइंग एरो छोड़ता है। एरो हवा में सीधा उड़ता है और बिल्कुल सही जगह पर लगता है। गॉब्लिन लीडर वहीं गिर जाता है। बाकी गॉब्लिन्स शॉक में इधर उधर देखते हैं। समझ नहीं आता अटैक कहां से हुआ। उनकी कंफ्यूजन जल्दी ही आपस की लाइन में बदल जाती है। ब्लाइंड तब जाकर बचे हुए गॉब्लिन्स अपना असली दुश्मन देख लेते हैं। लेकिन तब तक टाइगर लंबी घास में रेडी खड़ा होता है। वो कवर से बाहर आता है और सीधा उनके अटैक का सामना करता है। उसकी आंखें ठंडी और फोकस्ड होती हैं। वो पहले गॉब्लिन को सीधा फेस पर जोर का पंच देता है। वो गिरते हुए गॉब्लिन्स का काउंट करता रहता है। लेकिन बाकी ग्रुप ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। उनके छोटे वेपन्स उसके हेलमेट से टकराकर बिना नुकसान के गिर जाते हैं। जब उन्हें समझ आ जाता है कि उनके रेंज्ड अटैक्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो वो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। टाइगर नोटिस करता है कि उन्होंने कितनी जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी बदली। वो मान लेता है कि उनका डिसीजन काफी ठीक था, लेकिन ये सिचुएशन के लिए वो पहले से रेडी था। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है और पूरा गॉब्लिन ग्रुप वहीं का वहीं जम जाता है। स्टेटस इफेक्ट बिल्कुल सही काम करता है और सब के सब हिल भी नहीं पाते। टाइगर अपनी ब्लेड निकालता है, एंड करने के लिए रेडी। एक ही स्मूथ स्विंग में पूरा एरिया क्लियर हो जाता है। सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है कि फाइट जीत ली गई है और उसे एक नया लेवल मिलता है। टाइगर गिरे हुए मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा होता है। उसका प्लान काम कर गया था और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग भरोसा आ जाता है कि वो इस नई दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब वो क्लीन अप शुरू करता है तब एक अजीब पावर एक्टिवेट होती है। ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्किल होता है जो मैनुअल काम के लिए एक्टिव हो जाता है। वो नॉर्मल से कई ज्यादा तेज काम करने लगता है और बहुत कम टाइम में गड्ढा खोद देता है। तब उसे समझ आता है कि ये स्किल एक्टिवेशन बेकार नहीं था। इस स्किल का साइड इफेक्ट भी काफी कम होता है जो फ्यूचर के लिए काफी यूजफुल है। बॉडीज दफन करने के बाद टाइगर अपना काम चेक करता है। अब लूट देखने का टाइम होता है। उसे एक गुआका फ्रूट मिलता है जो वाइटैलिटी रिस्टोर करता है। लूट की क्वांटिटी देखकर उसे लगता है कि आसपास कोई अच्छा हार्वेस्टिंग स्पॉट जरूर होगा। फिर वो लीडर के पर्सनल स्टैश पर ध्यान देता है। अंदर जो मिलता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। एक छोटा सा नीला फ्रॉग जो सो रहा होता है। टाइगर सोचता है गॉब्लिन्स पेट क्यों रखते होंगे। जब वो फ्रॉग को ध्यान से देखता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है और उसकी स्किन से ग्रीन लिक्विड निकल रहा होता है। तब टाइगर को समझ आता है कि ये छोटा सा क्रीचर गॉब्लिन्स के पैरालिसिस पॉइजन का सोर्स है। उसके दिमाग में एक स्मार्ट थोड़ी रिस्की सी आइडिया आती है। अगर वो इस पॉइजन को निकाल सके तो वो अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस बना सकता है। वो अपने वेपन्स पर भी पॉइजन लगा सकता है जिससे हर फाइट इजी हो जाएगी। वो फ्रॉग का नाम डीकुन रखता है और उसे एक आराम भरी जिंदगी देने का प्रॉमिस करता है। सिस्टम मैसेज तुरंत बॉन्ड कंफर्म करता है और फ्रॉग को उसकी पोजीशन बताता है। टाइगर सोचता है कि शायद ये फीचर उसने ओरिजिनल गेम में मिस कर दिया था या फिर ये इस नई रियलिटी का कोई हिडन सिस्टम हो। उसे याद आता है कि गेम के लास्ट वीक में वो लॉग इन ही नहीं कर पाया था। वो ज्यादा सोचना छोड़ देता है और अपने नए काफी डेंजरस फ्रेंड को सेफली रख देता है। अभी के लिए वो एक्सप्लोरेशन पर फोकस करता है। गियर पहनने के बाद वो एरिया स्काउट करने निकलता है। जंगल में घूमते हुए उसे एक छोटा वाटर स्प्रिंग मिलता है जो ड्रोन से डिटेक्ट नहीं हुआ था। वो अपनी लाडल से पानी टेस्ट करता है और कंफर्म करता है कि ये नॉर्मल पीने लायक पानी है। फ्रेश वाटर सोर्स मिलने के बाद उसके प्लान्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसे वो गुआका ट्री भी मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो काफी सारे फ्रूट्स कलेक्ट करता है और ऑयल फ्रूट बर्ड्स को बाद के लिए छोड़ देता है। वो अपने लगाए हुए मार्कर्स फॉलो करता हुआ वापस आता है। स्काउटिंग कंप्लीट होने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब बेस वापस जाना चाहिए। अगला दिन रियल वर्ल्ड में वो अपने नए पेट का ध्यान रखता है। पूरे प्रोटेक्टिव गियर के साथ वो डीकुन को उसका पहला खाना देता है। फ्रॉग खुशी से हवा में उड़ते इंसेक्ट को पकड़ लेता है। टाइगर डिसाइड करता है कि फिलहाल फ्रॉग को यहीं रखेगा। उसे पता है कि फ्रॉग को सर्वाइव करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए और उसकी ठंडी केव हाइडआउट उसके लिए ठीक जगह नहीं है। लेकिन उसका मेन काम होता है पॉइजन को ध्यान से निकालना। ये काफी स्लो और बोरिंग प्रोसेस होता है जो उसका ज्यादा टाइम ले लेता है। आखिर में एक फ्रेश बैच ऑफ पैरालिसिस पॉइजन रेडी हो जाता है। लेकिन ऑइंटमेंट बनाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि क्वांटिटी काफी ज्यादा हो गई। होशी को देना रिस्की होता क्योंकि बहुत सवाल उठते। तब उसे अपना पुराना दोस्त टिक्की याद आता है। उसी रात वो जिम जाता है और ओनर को प्रोटीन शेक एंजॉय करते हुए पाता है। टिक्की उसे देखकर बहुत खुश होता है और भरे स्माइल के साथ ग्रीट करता है। टैगा इतने टाइम से कांटेक्ट में ना रहने के लिए सॉरी बोलता है और एक गिफ्ट देता है। टिक्की ऑइंटमेंट को देखता है और टैगा इसे नॉर्मल वुंड्स के लिए क्रीम बता देता है। टिक्की थोड़ा डाउट करता है और पूछता है कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं, लेकिन फिर हंसकर थैंक यू बोल देता है। टैगा कहता है कि एक्चुअली उसे ही ग्रेटफुल होना चाहिए उस टिप के लिए। फिर वो पूछता है कि जिम इतना खाली क्यों है। टिक्की एक प्लान का जिक्र करता है और टैगा को बाहर ले जाता है। वो बताता है कि ये टीवी स्टेशन वाले बंदे से रिलेटेड है। उस बंदे ने जो जानकारी थी वो शेयर कर दी और जिम को बेस बना दिया गया है। ये सुनकर टैगा शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लगभग 20 लोग इसमें इन्वॉल्व है। टाइगर घबरा जाता है। उसे अपनी ही वार्निंग याद आ जाती है कि बड़े ग्रुप्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन टिक्की अपने मेंबर्स को छोड़ने से मना कर देता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन काफी रिस्पेक्टेबल डिसीजन होता है। टिक्की पूछता है कि टाइगर क्या करेगा, लेकिन उसका दिमाग अभी क्लियर नहीं होता। उसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए। टिक्की उसे अपनी जगह ऑफर करता है। ये
समझकर कि वो बस एक नॉर्मल बंदा है। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। टैगा बिना सोचे उस आवाज की तरफ भागता है। वो एक विंडो खोलता है और नीचे देखता है। नीचे का सीन देखकर उसका चेहरा शॉक और डिसबिलीफ से भर जाता है। जमीन पर हाशी जख्मी पड़ी होती है। वो उसका नाम पुकारता है, ये देखने के लिए कि वो होश में है या नहीं। हाशी ऊपर देखती है, कंफ्यूज्ड होती है कि टाइगर और टिक्की दोनों यहाँ कैसे हैं। वो बताती है कि उस पर अटैक हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि किसने किया। टैगा टिक्की को शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि पहले संभल कर सोचना चाहिए, लेकिन जिम ओनर सुनता ही नहीं और सीधा कल्प्रिट को ढूंढने भाग जाता है। टाइगा का दिमाग तेज चलने लगता है। वो पूरी सिचुएशन को जोड़ने की कोशिश करता है। वो हाशी से पूछता है कि क्या उसे अटैकर के चेहरे का कोई डिटेल याद है, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है कि उसकी आंखों के सामने सब अचानक अंधेरा हो गया था। तब टाइगर को समझ आ जाता है कि बाकी अवेकेंड लोग भी मूव कर चुके हैं। वो हाशी को वार्न करता है कि अगर ऐसा दोबारा हो तो बिना सोचे ब्लिंक स्किल यूज करें। वो उसे बताता है कि अब से चीजें और ज्यादा खराब होने वाली हैं। उसे लोगों के नेचर पर एक पुरानी बात याद आती है, हर ग्रुप में बुरे लोग होते ही हैं जो सामने से नॉर्मल लगते हैं। ये बात गेम में बिल्कुल ट्रू थी, जहाँ रिपोर्ट्स अक्सर इग्नोर हो जाती थी। कुछ लोग मददगार बनने का ड्रामा करते थे सिर्फ पार्टी को धोखा देने के लिए। कभी पूरी पार्टी को एम्बुश में ले जाते थे, कभी हेल्प का नाटक करके पीछे से अटैक कर देते थे और सब लूट लेते थे। वो डिस्कॉर्ड में झगड़ा फैलाते थे, प्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ कर देते थे सिर्फ अपनी मजे के लिए। ये टॉक्सिक बिहेवियर ही गेम के मरने की बड़ी वजह थी। सिर्फ एक साल में ही प्लेयर बेस लगभग खत्म हो गया था। टाइगर को याद आता है कैसे उसकी टीम ने खुद ही इन ट्रोल्स का शिकार करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब रियल वर्ल्ड में कोई रूल्स नहीं थे जो इन्हें रोके। कासुमा गनफाइट के बाद अवेकन लोग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज होने लगे थे। वो इन्फो शेयर कर रहे थे और पार्टीज के लिए लोग रिक्रूट कर रहे थे। तब टैगा एक और चीज देखकर शॉक हो जाता है। कोई उसके पुराने वीडियोस बेच रहा था। वो पोस्ट को ध्यान से देखता है। यूजर का नाम होता है हेल्प मी, एक जाना पहचाना ट्रोल। वो वीडियोस 1 मिलियन येन में बेच रहा होता है। पोस्ट में फेक स्क्रीनशॉट भी होता है, जैसे वो दोनों साथ खेलते रहे हों। टाइगर समझ जाता है कि बंदा सिर्फ पैसा कमाने के लिए झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर के लिए उसे बंदे की हिम्मत पर ऑलमोस्ट हंसी आ जाती है। वो खड़ा होता है और स्ट्रेच करता है। उसे पता होता है कि ऐसे लोगों का काउंटर करना जरूरी है। इसके लिए उसे अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी होगी और रियल वर्ल्ड सर्वाइवल और कॉम्बैट के बारे में पढ़ना होगा। उसे रियलाइज होता है कि ऑनलाइन गाइड्स सिर्फ मॉन्स्टर्स से फाइट सिखाते हैं, आयरन डेथ डिजीज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो एक नया आर्सेनल बनाएगा, ऐसे वेपन्स जो मेटल खत्म होने के बाद भी काम करें। वो प्रिमिटिव टूल्स को अपने मेन वेपन्स बनाने का डिसीजन लेता है। यही वो वेपन्स होंगे जिन पर वो सच में भरोसा कर सकता है। वो अपना नॉन मेटालिक आर्सेनल स्प्रेड करता है। सबसे पहले वो स्लिंग शॉट उठाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नोट करता है। वो एक शॉट मारता है जो लकड़ी के लॉग पर जोर से लगता है, लेकिन उसे पता होता है कि मिट्टी के बुलेट्स में ज्यादा पावर नहीं है। फिर वो अपना नेक्स्ट वेपन उठाता है, एक सिंपल वॉर क्लब। उसे ज़ॉम्बीज के लिए गेम का लॉजिक याद आता है, ब्लंट वेपन सीधा हेड पर। वो डिसाइड करता है कि उसे अभी से अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी होगी ताकि बाद में बेटर क्लब्स ले सके। वो ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन अंदर ही अंदर डाउट रहता है कि क्या ये काफी होगा। वो पूरी ताकत से स्विंग करता है, फिर भी अपनी रियल वर्ल्ड फाइटिंग स्किल्स पर श्योर नहीं होता। उसे पता होता है कि मेंटल टाइप अवेकन के सामने वो काफी वीक है, लेकिन वो चुपचाप बैठ भी नहीं सकता। उसे गेम का पीवीपी सिस्टम याद आता है, जहां किसी प्लेयर को मारने पर मर्डरर का टैग लग जाता था और फिर डेडली मैचेस शुरू हो जाते थे। ये सिस्टम प्लेयर किलिंग को कंट्रोल में रखने के लिए था, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड्स हमेशा रिस्क से ज्यादा होते थे। टैगा ये बात अच्छे से जानता था और इस नई दुनिया में तो कोई सिस्टम ही नहीं था जो उन्हें रोके। प्रेजेंट में वापस आते हुए वो उस दिन की ट्रेनिंग खत्म करता है। वो डिसाइड करता है कि जब तक वो पूरी तरह रेडी ना हो जाए तब तक दूसरे प्लेयर से डिस्टेंस रखेगा। वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल पर फोकस करेगा और अपने होम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्लान करेगा। लेकिन तभी दूर से एक हाउल सुनाई देती है। उसके फोन पर अलर्ट आता है। साउंड उसके हाइडआउट के पास का होता है। वो थक कर सांस लेता है और गियर पहन लेता है नए थ्रेट को चेक करने के लिए। उसे एक बड़ा सा ग्रे वुल्फ मिलता है। साइज काफी इंप्रेसिव होता है। वो धीरे धीरे पास जाता है, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। उसे लगता है शायद वो अपनी पैक से अलग हो गया हो या किसी ने अटैक किया हो। कंफर्म करने के लिए वो आगे बढ़ता है और वुंड्स चेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो क्रीचर को देख रहा होता है, पीछे से अचानक अटैक होता है। एक छोटा सा वुल्फ पप अचानक टाइगर की पीठ पर चिपक जाता है पूरी ताकत के साथ। टाइगर तुरंत समझ जाता है कि जो बड़ा वुल्फ जमीन पर पड़ा है वही इस पप की माँ थी और अब ये पप उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। टाइगर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ये सोचते हुए कि अब इस नए बहुत ही फ्लेफी प्रॉब्लम का क्या करे। पप अपनी माँ के पास से हिलने का नाम ही नहीं लेता। टाइगर जानता है कि बॉडी को जल्दी से दबाना जरूरी है। अगर यहाँ छोड़ दिया तो या तो ये बोन क्रीपर बन जाएगी या फिर दूसरे प्रेडेटर्स को बुला लेगी। इसलिए वो काम शुरू कर देता है। लेकिन अकेला रह गया पप देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उसे अपना एक पुराना पेट याद आता है जो कभी उसके पास हुआ करता था। एक गहरी सांस लेकर वो डिसाइड करता है कि वो इसे यहीं छोड़कर नहीं जा सकता। वो छोटे से क्रीचर को उठाता है और धीरे से बात करने लगता है जैसे वो सब समझ सकता। वो कहता है कि इसकी माँ यहीं शांति से रेस्ट करेगी और वो ऐसा रास्ता बना देगा जिससे ये कभी भी उसकी ग्रेव देखने आ सके। वो अपनी वेस्ट के अंदर हाथ डालता है और एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है। वो वादा करता है कि अब ये पप कभी भूखा नहीं रहेगा। बदले में वो उससे मदद मांगता है स्काउट बनकर काम करने के लिए। पप की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जर्की देखकर क्लियरली टेम्प्टेड। टैगा हल्की सी मुस्कान के साथ ऑफिशियली उस वुल्फ को अपने साथ चलने के लिए पूछता है। पप खुशी से भौंकता है,
उसकी पूंछ जोर जोर से हिलने लगती है। टाइगर उसे प्यार से सहलाता है और एक नया नाम देता है, डिंगो। तुरंत एक सिस्टम मैसेज आता है जो बॉन्ड कंफर्म करता है और डिंगो ऑफिशियली उसकी पोजीशन बन जाता है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर टाइगर अपने नए पार्टनर की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो पप को दोबारा ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है, उसे बेसिक चीजें सिखाने के लिए रेडी होता है। वो डिंगो को सिंपल कमांड सिखाता है। पप काफी ईगर होता है और सरप्राइजिंगली फास्ट सीखता है। वो हर इंस्ट्रक्शन को पूरे फोकस के साथ फॉलो करता है। चुप रहना, रुक कर बैठना, दूर होने पर भी जगह पर रहना, सब कुछ वो जल्दी समझ लेता है। बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद टाइगर फाइनल टेस्ट के लिए एक रिवॉर्ड निकालता है। वो उसे ऊपर हवा में उछाल देता है और पप को जंप करने को बोलता है। डिंगो पास पड़े बॉक्स से जंप लगाता है और बीच हवा में ही बोन पकड़ लेता है। टाइगर खुश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। वो पप की नेचुरल ट्रैकिंग एबिलिटी की तारीफ करता है और उसे एक स्ट्रॉन्ग हग देता है। लेकिन तभी उसकी पॉकेट से फोन वाइब्रेट करता है। वो फोन निकालता है और देखता है कि टैकी का मैसेज है। मैसेज छोटा होता है लेकिन अर्जेंट, लेविटेशन सर्च कर। टाइगर तुरंत सर्च करता है और एक शॉकिंग न्यूज आर्टिकल सामने आता है। वर्ल्ड का पहला साइकिक टीवी स्टेशन वाला बंदा ओपनली मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज के बारे में फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा होता है। न्यूज ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुकी होती है। कमेंट्स में कुछ लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, कुछ मजाक में डर दिखा रहे होते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली घबरा रहे होते हैं। टाइगर समझ जाता है कि ज्यादातर लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ये सब एक गेम से कनेक्टेड है और इवन कुछ अवेकन लोग भी साइकिक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इस पूरी हिपोक्रेसी को देखकर टाइगर को हंसी आ जाती है। लोग नोरिमाकी को चुप रहने के लिए गाली देते हैं, लेकिन जब उनके अपने सीक्रेट सामने आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचता है कि गवर्नमेंट इस नए मेस पर क्या रिएक्ट करेगी। गन फाइट और साइकिक दोनों के बाद पब्लिक अनरेस्ट ऑलमोस्ट पक्का है, लेकिन टाइगर डिसाइड करता है कि वो पॉलिटिक्स से दूर ही रहेगा। उसे पता होता है कि सेकंड वार्निंग साइन हॉबगॉब्लिन इंसिडेंट ज्यादा दूर नहीं है और वहीं गवर्नमेंट का असली फेस दिखा देगा। अभी के लिए वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है। सबसे पहले डिंगो को नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी करना। उसका नया पार्टनर एडवेंचर के लिए बिल्कुल रेडी होता है। काम की लिस्ट लंबी होती है, लेकिन टाइगर डिसाइड करता है कि एक्सप्लोरेशन डिंगो के साथ करेगा। वो एक बैग आगे करता है अपने पार्टनर की ट्रैकिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है अपकमिंग हॉबगॉब्लिन इवेंट की प्रिपरेशन। उसे डिंगो को बेरीड गॉब्लिन्स की स्मेल याद करानी होती है। पप परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है और रिवॉर्ड जीत लेता है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद टाइगर एक नया कमांड देता है। वो बिना बोले सिर्फ हाथ का सिग्नल देता है। डिंगो बिना रुक के स्प्रिंट करता है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब सेकंड टेस्ट होता है हंटिंग स्किल का। एक साइलेंट प्रोजेक्टाइल एक अनजान रैबिट के पास से निकलता है। डिंगो हवा में ही रैबिट पकड़ लेता है, एकदम क्लीन कैच। टाइगर अपने पार्टनर की तारीफ करता है। उसकी थियरी कंफर्म हो चुकी होती है। वो शिकार को उठाता है और उसके अजीब से बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखता है। उसके क्लॉज शार्प होते हैं और हल्की सी ग्लो कर रहे होते हैं। ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ का वाइल्ड लाइफ भी नॉर्मल नहीं है। उनकी पहली सक्सेसफुल हंट के बाद दोनों एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन चलते चलते टाइगर के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। वो डिसाइड करता है कि डिंगो के सेंसेस टेस्ट करने के लिए वैली की तरफ जाएगा। तभी एक सिस्टम मैसेज आता है जो कंफर्म करता है कि उसकी वाइटैलिटी बढ़ चुकी है। टाइगर रियलाइज करता है कि रियल वर्ल्ड में उसकी ग्रोथ गेम के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। तभी डिंगो अचानक भाग जाता है, उसके कमांड्स को इग्नोर करते हुए। टाइगर थोड़ा गुस्सा होता है और पप को डांटता है, जंगल में अकेले ऐसे रिएक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही डिंगो पानी पीने लगता है, टाइगर को कुछ अजीब सा महसूस होता है। पप उसे किसी चीज की तरफ ले जाना चाह रहा था। वो पास जाकर देखता है और समझ जाता है ये एक बफेलो चिली होती है जो इस एरिया में काफी रेयर है। टाइगर अपने पार्टनर की तारीफ करता है और ध्यान से प्लांट को निकाल लेता है। उनकी अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट सिक्योर हो जाती है। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। टाइगर जानता है कि यहाँ के फिश उसे कोई आइटम नहीं देंगे, लेकिन डिंगो जैसे ग्रोइंग पप के लिए ये नए एक्सपीरियंसेस ही रिवॉर्ड है और डिंगो के लिए ये पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सब प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद टाइगर वापस घर जाने का डिसाइड करता है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर उसके पास एक आखिरी काम होता है। उसकी पुरानी शॉप का साइन फाइनली उतार दिया जाता है। वो रिमूवल पर साइन करता है और उसकी जिंदगी का एक चैप्टर ऑफिशियली बंद हो जाता है। खाली जगह को देखकर उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन वो जानता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोचता है उन लोगों के बारे में जो इनिशियल आउटब्रेक के बाद जिंदा रहेंगे और कैसे लूटिंग जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाएगी। वो मानता है कि वो उन्हें जज नहीं कर सकता। अगर सर्वाइव करना होता तो वो भी वही करता। आखिर में सब लोग ऐसा ही सोचेंगे। तभी उसके थॉट्स इंटरप्ट हो जाते हैं जब ताइकी अचानक आ जाता है। जिम ओनर उसे इग्नोर होने के बाद चेक करने आया होता है। उसकी नजर तुरंत ही प्रोटेक्टिव डिंगो पर पड़ती है। ताइकी नीचे बैठ जाता है और पप के स्ट्रॉन्ग फीचर्स की तारीफ करता है, लेकिन टाइगर उसे सीधा पूछता है कि वो सच में क्यों आया है। ताइकी मान लेता है कि विजिट सिर्फ फ्रेंडली नहीं है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है, पहले वाली स्माइल गायब हो जाती है। वो बताता है कि उसने होशी पर अटैक करने वाले को ढूंढ लिया है और एविडेंस का लिंक उस ऑइंटमेंट से है जो टाइगर ने उसे दिया था। टाइगर तुरंत सब जोड़ लेता है। होशी पर अटैक तोइतो के पार्टी ने किया था। ताइकी बताता है कि उनका हाइडआउट माउंटेन के पास एक अबैंडन्ड रीडेवलपमेंट साइट में है। टाइगर पूछता है कि इतनी इन्फो कैसे मिली। ताइकी बताता
है कि वर्ल्ड का पहला साइकिक लोकल गॉसिप का काफी अच्छा सोर्स निकला। ताइकी कहता है कि उसने सिर्फ एक आइडिया फॉलो किया और साइकिक से डायरेक्टली पूछ लिया। उस आदमी ने कंफर्म किया कि अतो का ग्रुप सिर्फ विमेन को टारगेट करता है, इसलिए उसने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लास्ट क्लू तब मिला जब ताइकी के ग्रुप की विमेन हाशी के अटैक के बाद छोड़कर जाना चाहती थी। उन्हें एक दूसरी अवेकेंड पार्टी से इनवाइट आया था, मतलब सब क्लियर था। ताइगा चुपचाप सुनता है। वो समझ जाता है कि होशी के अनलाइक उन लोगों ने बेट ले लिया था। ताइकी अपना फोन दिखाता है। उसकी 20 लोगों की पार्टी अब सिर्फ 4 रह गई होती है। ताइकी मान लेता है कि वो समझ सकता है क्यों लोग छोड़ के गए, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 2 अवेकेंड बचे हैं। ताइगा सिर्फ आयरनी देख पाता है, लेकिन ये भी मानता है कि हर कोई अपना रास्ता खुद चूज करता है। लेकिन ताइकी के थॉट्स अपनी बेटी पर चले जाते हैं। ये ताइगा को याद दिलाता है कि स्टेक्स कितनी हाई हैं। इस वजह से ताइगा एक सवाल पूछता है। वो कंफर्म करना चाहता है कि उसके दोस्त की लॉयल्टी कहाँ है। वो पूछता है कि जब ज़ॉम्बीज आएंगे तो ताइकी क्या करेगा, और बोलता है कि वो मारने से हिचकेगा नहीं। ताइकी का जवाब स्ट्रांग होता है। वो कहता है कि बिना लॉ के वर्ल्ड में बुराई को छोड़ा नहीं जाएगा। वो थोड़ा सरप्राइज होता है कि ताइगा इतना डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है। ताइगा बात को जोक में उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक अपनी सीट पर झटका महसूस करता है। वो कह देता है कि शायद लॉस्ट पेट ऐप का अलर्ट होगा। ये बात डिंगो भी बिलीव नहीं करता। फोन स्क्रीन सच दिखा देती है। एक लोकेशन मार्कर अपीयर हो चुका होता है। ताइगा तुरंत ताइकी को मैसेज भेजता है। उससे डिंगो का ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि होशी ने अपना इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है। होशी घिरी हुई होती है। सामने ताकुया नमूरा और उसकी क्रू होती है। वो पैनिक में उनसे दूर जाने को कहती है, उनसे पीछा छोड़ने को बोलती है, लेकिन नमूरा को उनका लीडर रोक लेता है। तो रोता आगे बढ़ता है। उसकी धमकी हवा में भरी हुई होती है। उसका एक बंदा होशी को याद दिलाता है कि वो भी अवेकंड है और उन्हें हल्का मत समझना। वो काउंटडाउन शुरू करते ही होते हैं कि तभी एक नया प्लेयर एंट्री लेता है। ताइगा पहुंच चुका होता है। उसका चेहरा ढका होता है और उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होती है। वो अपनी स्लिंग शॉट खींचता है और एक ग्लोइंग प्रोजेक्टाइल छोड़ता है। वो सीधा एक बंदे के शोल्डर पे लगता है और काउंटडाउन वही रुक जाता है। बाकी सब घबरा कर इधर उधर देखते हैं, पूछते हैं कौन है। एक बंदा ताइगा को देख लेता है। हेलमेट के पीछे चेहरा छुपा होता है। ताइगा इंट्रो देने में इंटरेस्ट नहीं रखता। वो सीधा अपना वॉर क्लब यूज करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ठग हवा में उड़ जाता है। आखिरी बंदा अपना ट्रेट एक्टिवेट करता है। वो वही डार्क पावर दिखाता है जिसने पहले होशी को अंधा कर दिया था। लेकिन टाइगर ज्यादा तेज था। वो आसानी से अटैक के नीचे झुक गया और अगले ही पल ठग के ऊपर से वॉल्ट करके उसे जमीन पर गिरा दिया। टाइगर लैंड करता है और थोड़ी देर सांस संभालता है। ऊपर से होशी की आवाज आती है। वो घबरा कर वार्निंग चिल्ला रही होती है। एक ठग लाल ऑरा से चमकती हुई बैट घुमाता है। अगले ही पल वो ब्लो टाइगर के वाइजर पर लगता है। हेलमेट टूट जाता है और इम्पैक्ट से उसका सिर जोर से झटका खा जाता है। टाइगर लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। इस अटैक की ताकत देखकर शॉक। इतोआ उसे पहचान लेता है और गुस्से में बोलता है कि टाइगर का ट्रेड बिल्कुल अनफेयर है और आज वो उसे खत्म करके ही रहेगा। वो अपने बचे हुए आदमियों को लड़ने के लिए उकसाता है। तभी उनमें से एक अपनी पावर एक्टिवेट करता है। उसके हाथ बिजली जैसी एनर्जी से क्रैकल कर रहे होते हैं। वो घमंड से बोलता है कि वो काफी टाइम से टाइगर को गिराने का मौका ढूंढ रहा था। टाइगर का दिमाग तेज चलने लगता है। वो डायमेंशनल गेट यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन जानता है कि ऐसा करने से उसका सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। वक्त खत्म होता जा रहा था। बिजली वाला ठग आखिरी अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो वॉर करता है, सफेद फर का एक फ्लैश बीच में आ जाता है। डिंगो उसके हाथ पर झपट्टा मारता है और अटैक वहीं रुक जाता है और उसके तुरंत बाद ताइकी वहां पहुंच जाता है। हैरान होकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपना फोन उठाकर पुलिस को डायल करता है, सीधा वार्निंग देता हुआ। सिचुएशन बदलते ही ठग पीछे हट जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ताइकी उन्हें जाते हुए देखकर बोलता है कि इनकी धमकी सिर्फ हवा थी। होशी टेलीपोर्ट होकर नीचे आती है और सीधा टाइगा के पास दौड़ती है। वो उसका हेलमेट पकड़कर घबराते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो हेलमेट पर पड़ी क्रैक दिखाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। 2 पहचाने हुए गेम अवतार्स, पुरीकेत्सु और उसाही में। वो जिद करती है कि टाइगा को हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन टाइगा मना कर देता है। वो होशी से कहता है कि वो ताइकी के पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाए और ताइकी तुरंत मान लेता है। फिर बिना ज्यादा कुछ कहे टाइगा वहां से चला जाता है। होशी और ताइकी बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। घर पहुंचते ही टाइगा अपने हाइडआउट पर काम में लग जाता है। उसके इतनी जल्दी निकलने की एक खास वजह थी। वो होशी और ताइकी के बारे में सोचता है और मानता है कि वो उन पर भरोसा कर सकता है, लेकिन अपनी डायमेंशनल गेट को पूरी तरह यूज करने के लिए उसे सबसे तेज लेवल अप करना होगा। आतो के ग्रुप के साथ हुई लड़ाई ने उसे दिखा दिया था कि सिर्फ गियर काफी नहीं है। अगर वो अकेला ग्राइंड करता रहा तो लेवल का गैप इतना बढ़ जाएगा कि बाकी लोग मॉन्स्टर्स का सामना ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बिना रुके काम करता रहता है। वक्त का पता ही नहीं चलता। वो हाइडआउट में फायर प्लेस लगाता है और जगह फाइनली एक घर जैसी लगने लगती है। डिंगो भी इस बदलाव से काफी खुश दिखाई देता है। जनरेटर और सोलर पैनल्स भी रास्ते में होते हैं। बेस लगभग कंप्लीट हो चुका था। टाइगा ऑल नाइटर पुल करने का फैसला करता है। काम के बीच उसे न्यूज याद आती है एस्ट्रॉइड MAI के बारे में। स्पेस एजेंसी ने बताया था कि एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम में आ चुका था, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से वो 2 टुकड़ों में टूट गया। ऑब्जर्वेशन टीम का हेड लोगों को तसल्ली देता है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन टाइगर को गेम की लॉर याद आ जाती है। छोटा टुकड़ा रूस के एक शिप पर गिरा था। उसके बाद सुनामी ने उस शिप को जापान तक पहुंचा दिया था और वहीं से ज़ॉम्बीज का सिलसिला शुरू हुआ था। जो कहानी पहले बिल्कुल बेकार लगती थी, अब डरावनी तरह से सही लग रही थी। न्यूज फिर प्राइम मिनिस्टर मोटजावा की 1 हफ्ते की चुप्पी पर आ जाती है। ऑपोजिशन
पार्टीज जवाब मांग रही होती हैं, अफवाहें अवेकंड और दुनिया के खत्म होने को जोड़ रही होती हैं। टाइगर सोचता है कि इस सब में एक अच्छी बात भी है। जब दुनिया देख रही हो तो ईतो जैसे लोग छुप के काम नहीं कर सकते। वो अपना लैपटॉप खोलता है और ऑनलाइन फोरम्स चेक करता है। ज्यादातर लोग डार्क जोक्स और एक्सेप्टेंस के मूड में होते हैं, लेकिन तब एक यूजर नेम उसकी नजर रोक लेता है। एक हार्डकोर गेमर जिसे वो पहले जानता था, गेम के टाइम का एक अच्छा प्लेयर जो हमेशा न्यूकमर्स की मदद करता था। पोस्ट में लिखा होता है कि उसने टॉप 4 के लिए एक बंकर बनाया है। डायमेंशनल गेट के बिना लोगों के लिए ये ऑफर काफी टेम्पटिंग था। टाइगर अभी कोई डिसीजन नहीं लेता। वो देखना चाहता है कि बाकी लोग क्या रिप्लाई करते हैं। फिर भी वो पोस्ट बुकमार्क कर लेता है, पुरानी दोस्ती की एक छोटी सी उम्मीद के साथ। फिलहाल उसका अपना शेल्टर ज्यादा जरूरी था। 2 रात बिना सोए काम करने के बाद अगले दिन उसका हाइड आउट फाइनली पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसने सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए होते हैं और अपनी मेहनत का रिजल्ट देखकर खुद पर थोड़ा सा गर्व महसूस करता है। फ्रंट डोर पर एक सिक्योरिटी कैमरा भी लगा देता है, लेकिन उसे पता है कि असली काम अभी शुरू ही हुआ है। अंदर जाकर जब वो सोलर पावर सिस्टम सेट करने लगता है तो समझ आता है कि ये काम उसकी सोच से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो अपना फोन प्लग करता है, बस दिल से दुआ करता हुआ कि पहली बार में काम कर जाए। और जब सिस्टम सही से चल पड़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हल्का सा कांप उठता है इस अचीवमेंट के साथ। आखिरकार इस दूसरी दुनिया में उसने एक प्रॉपर घर बना लिया था। ऐसी सफलता का एहसास उसे काफी टाइम बाद मिला था। उसे कल खुदाई के दौरान मिली एक और डिस्कवरी याद आती है। वो एक छोटा सा सेफ खोलता है जिसमें ऑब्सीडियन से भी ज्यादा सख्त एक मिनरल रखा होता है, एक बड़ा हरा ग्लो करता हुआ क्रिस्टल एमरिस। अभी उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उसे पता है कि फ्यूचर में ये काफी वैल्यूएबल होने वाला है। सोने से पहले वो अपने दिमाग में चेकलिस्ट रन करता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसका नया पार्टनर कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर से डिंगो की गुस्से और बेचैनी से भरी बार्क सुनाई देती है। टाइगर तुरंत नाइफ पकड़कर बाहर दौड़ता है। डिंगो किसी ना दिखने वाले खतरे पर ग्रोल कर रहा होता है। टाइगर की आंखें शौक से फैल जाती हैं जब वो देखता है कि सामने क्या खड़ा है। क्रेस्ट वुल्व्स का एक पूरा झुंड, बिल्कुल गेम से निकले हुए मॉन्स्टर्स। वो सोचता है कि ये हाईलैंड के क्रीचर्स अपनी टेरिटरी से इतनी दूर क्यों आ गए हैं। और फिर एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में आता है, शायद यही वो वुल्व्स हैं जिन्होंने डिंगो की मां को मारा था। वो डिंगो को शांत करने की कोशिश करता है, जानता है कि सीधी लड़ाई का मतलब सिर्फ मौत है, लेकिन डिंगो गुस्से में अंधा हो चुका होता है और टाइगर के कमांड्स इग्नोर कर देता है। टाइगर अपनी जगह पर खड़ा रहता है, मानता हुआ कि वो पूरी तरह से आउटमैच्ड है। पीछे मुड़कर बेहतर वेपन्स लेने जाना एक फेटल गलती होती, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पैक के लीडर को भगाना। उसे याद आता है कि क्रेस्ट वुल्व्स नेचर से काफी कॉशियस होते हैं। बॉस हमेशा पहले अटैक करता है सिचुएशन टेस्ट करने के लिए। जब उसे सेफ लगता है तभी बाकी पैक फॉलो करता है। और उनकी एक और कमजोरी भी उसे याद आती है, तेज स्मेल से उन्हें सख्त नफरत होती है। और किस्मत से उसके पास अभी भी पेपर स्प्रे था जो कोबाल्ट फाइट के टाइम बच गया था। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, एक साइलेंट और टेंस स्टैंड ऑफ में। टाइगर जानता है कि अगर बीस्ट ने पहला चार्ज किया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। वो डेस्परेटली कोई तरीका ढूंढने लगता है उस चार्ज को रोकने का। तभी एक चमकता हुआ आइडिया उसके दिमाग में आता है। बिना ज्यादा सोचे वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और एक्शन के लिए रेडी हो जाता है। वो अपना नाइफ फेंकते हुए बीस्ट को चैलेंज करता है। ब्लेड साइड में जाकर गिर जाता है, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ये काफी होता है। क्रीचर का पूरा गुस्सा उसी पर आ जाता है। लाल फर का एक ब्लर आगे बढ़ता है। वुल्फ फुल स्पीड में झपट्टा मारता है। टाइगर जमीन पर गिर जाता है और बीस्ट सीधा उसके ऊपर से निकल जाता है। टाइगर की आंखें ठंडी और फोकस्ड होती हैं। उसका ट्रैप सेट हो चुका होता है। वो बीस्ट के रास्ते में ही अपना डायमेंशनल गेट समन करता है। गेट बंद होते ही वो पेपर स्प्रे निकाल लेता है। क्रीचर सीधा दूसरे ट्रैप में गिरता है, सीधा एरोसोल उसके चेहरे पर। वो जोर से जमीन पर गिरता है, डिसोरिएंटेड और आंखों से अंधा सा। टाइम वेस्ट किए बिना टाइगर नाइफ पकड़कर आगे बढ़ता है और एक और स्प्रे सीधा उसकी आंख में डाल देता है। लीडर दर्द से बिलख उठता है। टाइगर तुरंत पीछे हट जाता है। वो गुस्से से भरे पैक को अपने पीछे लगाकर सीधा अपने हाइडआउट के फ्रंट डोर तक ले आता है। आखिरकार वो अपने हाइडआउट के सामने गिर जाता है, मानते हुए कि वो सच में डर गया था। लेकिन डिंगो की बार्क उसे फिर से होश में ले आती है। वो अपने पार्टनर को प्यार से सहलाता है और कहता है कि बस थोड़ा और इंतजार करे। वो डिंगो से वादा करता है कि एक दिन वो उसकी माँ का बदला जरूर लेगा। रियल वर्ल्ड में वो एक और सप्लाई रन के लिए निकलता है। वो जोर से जम्हाई लेता है। लगभग 3 रात बिना सोए गुजर चुकी होती हैं। उसे पता होता है कि वो सिर्फ किस्मत से बच गया। अगर वहाँ वेयरवुल्फ होता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। क्रॉसवॉक टाइमर गिनते हुए वो मानता है कि वो काफी केयरलेस हो गया था। वो अपने हाइडआउट के पास के मॉन्स्टर्स पर इतना फोकस कर रहा था कि दूर के खतरों को भूल ही गया। अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के प्लान्स बनाते हुए उसके दिमाग में ट्रेंचेस खोदने और डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने के आइडियाज चल रहे होते हैं। तभी एक आवाज उसका नाम पुकार कर उसे रियलिटी में ले आती है। ये टीकी होता है जो पूछता है कि टाइगर यहाँ क्या कर रहा है। टाइगर कैजुअली बोलता है कि वो बस शॉपिंग कर रहा है, लेकिन टीकी को शक होता है कि वो वेपन्स खरीद रहा है। टीकी हल्का सा मुस्कुराता है और आयरन डेथ डिजीज का जिक्र करता है। वो बताता है कि उसके जिम का एक मेंबर एंड के लिए तैयारी कर रहा है। टाइगर धीरे धीरे सब जोड़ लेता है। वो पूछता है कि क्या ताइकी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ताइकी मानता है कि वो लोग सुनने वाले नहीं है। एक औरत बताती है कि उन्होंने गाइड देखा है, लेकिन आने वाली मेटल प्लेग को मानना नहीं चाहते। फिर वो थोड़ा झुक कर बोलती है, नोटिस करते हुए कि टाइगर उसे घूर रहा है। उसके चेहरे पर पहचान
पहचान की एक झलक आती है। वो उसकी तरफ उंगली करती है और कहती है कि वो रेस्टोरेंट ओनर है। साथ ही उसके नए इंटेंस वाइब का भी जिक्र करती है। वो थोड़ी देर से इंट्रोड्यूस करने के लिए माफी मांगती है और अपना बिजनेस कार्ड निकालती है। वो अपना नाम बताती है, शिजुकू शियोमी। टाइगा भी अपना नाम बताता है, लेकिन जैसे ही वो कार्ड देखता है, टाइगा बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है। कार्ड पर लिखा होता है, लोकल हॉस्पिटल की डॉक्टर।